नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज का ये जो वीडियो आप जो आगे देखने वाले हो ना, ये बेसिकली हमारा नॉर्मल वीडियो नहीं है। ये एक पूरा मास्टर क्लास है 2 घंटे का, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है कि टॉप डाउन एनालिसिस हम लोगों को कैसे करना चाहिए, सेक्टर रोटेशन हम लोगों को कैसे समझना चाहिए, प्राइस एक्शन को हम लोगों को कैसे देखना चाहिए इन अ लॉन्गर टर्म चार्ट फ्रेम। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 2026 में मार्केट आउटलुक क्या लग रहा है। और ये जो बेसिकली है ना, मैंने 1 मार्च को ये एक फ्री वेबिनार रखा था, ये उसकी रिकॉर्डिंग है। बट उसके बाद हमें बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि सर हमारे से ये वीडियो मिस हो गया या हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। तो मैंने सोचा कि ये आप सब लोगों के साथ में शेयर कर देता हूं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये अभी आप लोगों को देखने का फायदा ये है ना, कि ये जो वेबिनार हमने लिया, ये ऐसे सिचुएशन में लिया तब जब ये ईरान और इजराइल का वॉर का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और ऐसे सिचुएशन में मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है। तो ये सिचुएशन में आप लोगों को कैसे मतलब मार्केट को देखना चाहिए, आप लोगों का नजरिया क्या होना चाहिए, आप लोगों की अप्रोच कैसे होनी चाहिए मार्केट के टूवर्ड्स, ये सारी चीजें इसके अंदर मैंने बताई है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो आई होप आप लोगों को इसका फायदा होगा। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम आप लोग देखिए ये वेबिनार एंड कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक लाइव में। और ये लाइव मैं बहुत टाइम के बाद कर रहा हूँ। एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये है कि भाई 2026 में मार्केट आउटलुक क्या लग रहा है, और हम लोगों को कौन से सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए, इंडेक्स में हमें क्या करना चाहिए, इनफैक्ट हम लोगों को कौन से स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो अभी हुआ है, जो ये ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है और उसमें यूएस भी पार्टिसिपेट कर रहा है। और उसके बाद हम लोगों को ऐसी न्यूज तो अभी ये कंफर्म ही है कि जितनी भी गल्फ कंट्री है वहां पे भी कुछ ना कुछ एयर स्ट्राइक हो रही है। एंड ये सिचुएशन आगे हम लोगों को कहाँ लेके जाएगी, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, मंडे जो मार्केट गैप डाउन होने वाला है उसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, एंड बहुत सारी चीजें। तो सच बताओ ना, तो मैंने आज ऐसा सोचा था, मतलब हमने ये 1 मार्च को इसलिए रखा कि भाई अभी जितनी भी मार्केट में अनसर्टेनिटी थी ये सारी खत्म हो गई। तो मैंने सोचा कि चलो एक अच्छा सा आउटलुक वाला वीडियो बनाते हैं, और उसको मैंने सोचा कि ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा तो इसको लाइव करते हैं। एंड आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। बट जस्ट इमेजिन, अपने लाइव के एक दिन पहले ही ईरान और इजराइल का वॉर डिक्लेयर हो गया। एंड मैंने सोचा था कि अभी सारी चीजें मार्केट में खत्म हो गई है, शांति हो गई है, अब हम लोग मार्केट में एक अच्छा व्यू बना सकते हैं। बट सरप्राइज सरप्राइज, हम लोगों को मिल गया मार्केट में। ओके, तो मैंने आप लोगों को अभी बता दिया कि क्या क्या चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं जस्ट यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन रखी है, मैंने कभी ऐसे लाइव किया नहीं है तो पता नहीं चलता है मुझे क्या है क्या नहीं है। बट मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन रखी है जिसके अंदर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं। तो आप लोग जस्ट मुझे ये बताइए कि आप लोग कहाँ से हो, कहाँ कहाँ से लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। तो इफ यू कैन टाइप, आप यहाँ पे मैसेज मुझे बता सकते हो कौन कौन कहाँ से है। तो एटलीस्ट थोड़ा इंटरेक्शन रखेंगे और उसके बाद में अपना सेशन स्टार्ट करूंगा। ओके, पुणे से एक भाई है, जयपुर से है, दिल्ली से है, हिमाचल से है, कुवैत से है, सर आई होप आप सेफ हो, अहमदाबाद से है, आंध्र प्रदेश से है, कोयम्बतूर से है, ओके, बिहार से भी है हमारे भाई, कोल्हापुर, ओके, मुंबई से भी है अशोक जी, पानीपत से है, ओके। सो दैट्स ग्रेट यार, मतलब बारामती, गोवा, गौ हाँ ये पंजाब से है, कल्याण से भी है, मुंबई मतलब थाने साइड से, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, वेरी गुड, गोवा, ओके। तो ओवरऑल चेन्नई से भी है, सब जगह से हमारे दोस्त है सारे, थाना से भी है, ओके। तो अभी क्या करते हैं ना, अभी देखो, अभी ऑलमोस्ट अच्छे खासे लोगों ने ज्वाइन किया है और मुझे लगता है धीरे धीरे लोग ज्वाइन करते रहेंगे। बेसिकली यहाँ पे मैंने कौन सी स्क्रीन रखी है जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स, अरे कनाडा से भी है भाई,
अच्छा है, तो मतलब बहुत सारी जगह से लोग हैं। अरे इज़राइल लिखा है ऐसे ही कि सच में आप हो सर जी वहाँ से। आई होप आप सेफ रहोगे वहाँ पे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे भाई लोग हैं और मैं ये बोल रहा था कि अभी तो अच्छे खासे लोग ने जॉइन किया है और लोग जॉइन भी करते रहेंगे। बट अभी हम लोग हमारा आज का सेशन शुरू करते हैं और पहले डिस्कस करते हैं मार्केट के साथ ही अपने निफ्टी के साथ और फिर देखते हैं कि अगर मंडे गैप डाउन होता है तो हम लोगों को क्या-क्या चीजों पे ध्यान रखना चाहिए एंड ये सारी चीजें। तो मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ ये लाइव का फॉर्मेट कैसा रहेगा। जब भी मैं आपसे क्वेश्चन करूँ तब आप मुझे यहाँ पे चैट पे आप मुझे आंसर देना और शुरू में 1 डेढ़ घंटा मुझे जो आप लोगों को बताना है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा और उसके बाद हम लोग कुछ क्यू-एन-ए सेशन रखेंगे। तो क्यू-एन-ए सेशन क्या रखेंगे कि इसमें क्या है ना कि आप अपना क्वेश्चन टाइप करके मुझे भेजोगे, मैं आपका क्वेश्चन यहाँ से पिक करूँगा और फिर हम लोग वहाँ पे मैं उसका आंसर दूँगा। तो ये तरीके से हम लोग जाएँगे। तो चलो पहले शुरू करते हैं हमारे मार्केट आउटलुक से जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ जस्ट 1 मिनट। ये सारी चीज़ें मेरे लिए नई हैं तो थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता है कुछ चीज़ें मुझे। कहीं पे कुछ गड़बड़ हो तो आप लोग मुझे बचा लेना, समझा देना, वैसे बोल सके तो। ओके, जस्ट गिव मी कन्फर्मेशन कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, जस्ट गिव मी कन्फर्मेशन। यस, ये सारी चीज़ें हैं जो रिकॉर्डिंग मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली ये लिंक है, ये आपका रिकॉर्डिंग रहेगा। ओके, लेट्स गो। तो देखो, अब ये है निफ्टी का अ, आप देख सकते हो कि दिस इज निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट। ओके, तो पहली बात आप लोग को यहाँ पे ये समझना है कि क्या यहाँ पे हम लोग कोई अ, 1 दिन में, 2 दिन में, 4-5 दिन में क्या होने वाला है, क्या हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं? या हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि भाई 2026 में क्या होने वाला है? तो अगर हमारा आउटलुक 1 साल का है, तो हमारा फिर चार्ट टाइम फ्रेम भी बड़ा होना चाहिए और वही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो अब ये जो मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो ना, वो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि अभी जो निफ्टी है, वो अपने 52 वीक हाईज के पास ट्रेड कर रहा है। अब अगर कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स 52 वीक हाई के पास ट्रेड करता है, तो उसका मतलब ये है कि खुद वो स्टॉक या इंडेक्स या स्पेसिफिक वो कमोडिटी जो भी है वो 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रही है, वो अभी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और ये चीज हम लोगों को एक बैक ऑफ द माइंड हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, राइट? अभी आप लोग मुझे बोलोगे कि सर कुछ टाइम पहले एक स्टॉक था केनिसिस इंटरनेशनल करके, ये भी तो 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रहा था। तो अगर आप बोलते हो कि ये स्ट्रांग होता है 52 वीक हाई के पास ट्रेड करने के लिए, तो ये स्टॉक फिर ऊपर से ऑलमोस्ट 57% नीचे कैसे करेक्ट कर गया? तो उसका रीजन बड़ा सिंपल है कि ये जो मैं आप लोगों को मेरा ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं ना कि अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स 52 वीक हाई के पास ट्रेड करता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो आ, उसके अंदर डिमांड बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और एक एग्जांपल आपको मैं दे देता हूं कल्याण ज्वेलर्स का। कल्याण ज्वेलर्स भी 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रहा था और बाद में उसमें एक फॉल आ गया। बट अभी आप एक चीज याद करो कि कल्याण ज्वेलर्स जो ये मंथ में गिरा था विच वाज जनवरी 2025, ऑलमोस्ट 34% गिरा था। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड कल्याण ज्वेलर्स फॉल एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड केनिसिस इंटरनेशनल जो अभी रिसेंटली गिरा था? कैन यू टेल मी? कोई बता सकता है? कल्याण ज्वेलर्स में फॉल आया था बिकॉज ऑफ द इंटरनल ट्रेडिंग। ऐसे आया था कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है, एक कोई म्यूचुअल फंड हाउस है जिसके साथ इनका कुछ है अरेंजमेंट और ये अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग चल रही है। तो जब कोई स्टॉक में ऐसी बड़ी खराब न्यूज आ जाती है तो देन इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग और उसके वजह से वो स्टॉक गिरा था। केनेसिस टेक्नोलॉजी में ये आया था कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा बोलते हैं ना मैनेजमेंट लेवल पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ठीक नहीं रखा था। तो देखो, जब भी कोई स्टॉक या इंडेक्स 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 में तो खैर ये नहीं आएगा, पर जब भी कोई स्टॉक में कुछ खराब न्यूज आती है
तो वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। और जब बात आती है एथिक्स पे, जब बात आ जाती है कि भाई इसके अंदर कोई स्कैम चल रहा है, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। सो दैट वाज द रीजन बिहाइंड केनेसिस टेक्नोलॉजी हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, जहां पे ये थियरी आपकी काम नहीं करेगी। बट अब आप वापस से आते हैं निफ्टी के ऊपर। क्या निफ्टी खुद एक पर्टिकुलरली स्टॉक है जिसके अंदर कुछ चल रहा है? नहीं ना, निफ्टी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 50 स्टॉक्स, जो हमारे इंडिया के टॉप 50 कंपनीज है, उसका एक एवरेज इंडेक्स है। अब यहां पे अगर कोई इंडेक्स या कोई स्टॉक 52 वीक हाई के पास, मतलब अगर कोई इंडेक्स कोई 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स ऑलरेडी उसके अंदर स्ट्रेंथ है, राइट? अब बात करते हैं मेजर लेवल्स के ऊपर जहां पे हमें ध्यान देना चाहिए। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाना चाहता हूं। मैं आप लोगों को ये क्यों समझा रहा हूं पता है? अगेन आपको बता दूं मैं, बिकॉज हम लोग यहाँ पे जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि भाई मार्केट आने वाले टाइम में क्या हम लोगों को लग रहा है, करेक्ट? तो उसके हिसाब से हमें व्यू बनाना चाहिए कि मार्केट का नेचर क्या है। अब आप देखो यहाँ पे, अगर आप ये हाई देखो सितंबर 2018 में, दैट वाज 11,800। और अगर आप ये हाई देखो तो ये था 12,400। तो यहाँ पे सितंबर 2018 से लेके सितंबर 2000 सॉरी जनवरी 2020, मतलब ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल 2 साल आप बोल सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे एक टाइम करेक्शन किया था। और वहां पे एक प्राइस करेक्शन भी आया था, और ये ज्यादा बड़ा था। मतलब दिस इज, ऐसे प्राइस करेक्शन को जो 20% के ऊपर है ना, उसको मैं बोलता हूं एक तरीके से क्रैश, करेक्ट? यहाँ पे 40% का हमें क्रैश देखने मिला था। एक काम करता हूं, मैं इसको इस तरीके से मार्क करता हूं। यहाँ पे हम लोगों को 40% का क्रैश देखने मिला था। उसके बाद अगेन यहाँ पे अक्टूबर 2021 में मार्केट ने एक हाई मारा था, और 2023 जून में मार्केट ने ये हाई को ब्रेक किया था। तो ये जो प्राइस करेक्शन हुआ था, ये भी ऑलमोस्ट आप यहाँ पे बोल सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 महीने हुआ था। और ड्यूरिंग दिस टाइम प्राइस ने करेक्शन दिया था 18% का। ओके, अब वापस से हम अभी करंट सिचुएशन में आते हैं। यहाँ पे प्राइस ने रिसेंटली करेक्ट किया था 17%। और अगर आप अभी देखो तो एक, मैं मतलब ये महीने को भी काउंट कर लेता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और ये अभी 18 महीना खत्म हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे आपको कुछ कॉमन चीज समझ में आ रही है? अगर आप पीछे भी जाओगे ना तो यहाँ पे भी सेम हुआ था, करेक्ट? अगर आप और पीछे जाओगे तो यहाँ पे भी हुआ था। बट ये वाला जो प्राइस करेक्शन है और ये वाला जो टाइम करेक्शन है वो बहुत ज्यादा बड़ा था। 2007 से लेके 2013 तक इसका हुआ था। उसके बाद जब मोदी गवर्नमेंट आई, उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूसली एक रैली लिया। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे एक पैटर्न समझ में आ रहा है? अगर आपको चैट में लिखना है तो आप लिख सकते हो कि पैटर्न क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे पैटर्न ये है कि मार्केट हमेशा प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन करता है। और जनरली ऐसा देखा गया है, यहाँ पे देखो 1, ये 2, ये 3 और ये 4, लास्ट 4 बार मार्केट ने ऑलमोस्ट 20 महीने से लेके 2 साल का प्राइस का टाइम करेक्शन किया है। और एक बार मार्केट ने ऑलमोस्ट 2008 से लेके 2014, कितना साल हो गया ये, इतना टाइम इसने यहाँ पे करेक्शन किया है, करेक्ट? तो दिस इज वेरी कॉमन इन स्टॉक मार्केट। मार्केट एक रैली लेता है, वापस से मार्केट कंसोलिडेट करता है, वापस मार्केट एक रैली लेता है, वापस मार्केट कंसोलिडेट करता है। और ये क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि जब मार्केट रैली करता है ना, तो मार्केट थोड़ा महंगा हो जाता है, तो वापस से मार्केट वो प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए प्राइस करेक्शन करता है। अगर आप ये देखोगे ना, डीमार्ट का चार्ट देखोगे, तो आप यहाँ पे देखो, आफ्टर आईपीओ डीमार्ट ने तो बहुत अच्छी रैली दी,
बट अभी वो पिछले 2021 से लेके अभी तक मतलब 5-6 साल से डीमार्ट एक प्राइस कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो अभी ये जो प्राइस कंसोलिडेशन है, ये जो टाइम करेक्शन है, ये कब खत्म होगा? ये तब खत्म होता है जब मार्केट अपनी राइट वैल्यूएशन पे आ जाता है। और वो टाइम मतलब जैसे ये 20 महीना 2 साल जब ये प्राइस कंसोलिडेट होता है ना, वो टाइम पे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे अभी रिसेंटली हो रही है। पहले रशिया यूक्रेन की वॉर हो गई, उसके बाद अभी अ, बहुत सारी वॉर हमने देखी, इवन गाजा वाला भी इशू हमने देखा, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान भी हुआ, उसके बाद हमने टैरिफ का इशू देखा, और बहुत सारी चीजें होती रहती है। तो जनरली ऐसे सिनारियों में हम लोग को क्या लगता है? डर लगता है, क्योंकि आदमी क्या देखता है ना कि भाई पीछे क्या हुआ है। करेक्ट, ऐसे बोलते हैं ना, इन्वेस्टमेंट में पीछे का मिरर, जो रेयर व्यू मिरर होता है ना, वो देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करते। आगे का देखना चाहिए हम लोगों को कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है। तो अभी अगेन जनरली हम हमारे रीसेंट एक्सपीरियंस को याद रख के डिसीजन लेते हैं। तो अभी ये मैंने बहुत ही डीप बात बोली है। तो जब ये रैली कोई इन्वेस्टर देखता है ना 1 साल की, तो वो क्या देखता है? एक लास्ट 6 महीने 1 साल में क्या हुआ है, और उसके बेसिस पे वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है। तो आप मेरे को बताओ, जब मार्केट एक बहुत ही स्ट्रेट वे रैली लेता है, फॉर एग्जांपल ये निफ्टी के केस में, निफ्टी ने यहां से एक ब्रेकआउट दिया था, वेंट अप बाय 40%। जब मार्केट अपने को 40% रैली देता है पिछले 1 साल में, तो आपका जनरली थॉट प्रोसेस क्या होता है? कैन एनीवन यू नो टाइप ऑन द चैट कि व्हेन मार्केट गिव्स 40% रिटर्न इन 6 मंथ एंड 1 ईयर टाइम फ्रेम, तो जनरली आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है? आप वो टाइम पे क्या फील करते हो? कैन एनीवन टेल मी? मैं ये सेशन को ज्यादा इंटरेक्टिव रखना चाहता हूं, जिससे मुझे आप लोगों की भी बातें पता चले कि हम लोग राइट ट्रैक पे है कि नहीं। राइट, ओके। हाँ देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला मेरे को सही लगा। देखो, द रैली विल कंटिन्यू। उसके बाद एक भाई ने लिखा था, अ, एक एक भाई ने लिखा था वो, हाँ ये, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये भाई ने लिखा है नेक्स्ट 1 ईयर ऑल्सो सेम रिटर्न विल बी द, मतलब उन्होंने लिखा है नेक्स्ट 1 ईयर ऑल्सो रिटर्न विल बी द सेम। करेक्ट। बट सबसे बड़ी बात ये है कि जनरली ऐसा होता नहीं है। राइट। ये हम लोग ने, ये सेम फिनोमिना हमने देखा सिल्वर में। करेक्ट। ये देखो, ये सिल्वर का प्राइस है। राइट। सिल्वर ने एक बहुत अच्छी रैली दी, एंड पीपल वेर लाइक क्रेजी, मतलब लोग पागल हो गए और लोग बोलने लगे कि यार सिल्वर ने लास्ट ईयर में 110%, 20% रिटर्न दिया है, भाई अब तो टाइम आ गया है सिल्वर को बाय करने का। बट एक्चुअली आपको पता है क्या होता है? एक्चुअली उसका रिवर्स होता है। दैट इज द टाइम जब आपको ज्यादा कंसर्न रहना चाहिए। राइट, आई एम राइट और रॉन्ग? सी द पॉइंट इज कि आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। ऐसा हो सकता है कि 40% की रैली है, वो ऊपर जाके समवेयर अराउंड इट कैन गो टू 50% ऑल्सो, 60% ऑल्सो। किसी को नहीं पता है कि रैली क्या हो सकती है। बट अगर आपने ये लेवल पे अपनी एंट्री मिस की है, तो आई थिंक दिस इज नॉट द एंट्री पॉइंट जहां पे आप लोगों को नया पैसा पूरा डालना चाहिए। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई लास्ट ईयर इसने 40% रिटर्न दिया है। आई एम राइट और रॉन्ग? तो यहां पे हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें प्रॉफिट बुकिंग कर देना चाहिए? तो ये भी बात गलत है, बिकॉज कि विजय भाई ने बोला था कि अगर लास्ट ईयर अच्छा रिटर्न दिया है तो भाई ये साल वो अच्छा रिटर्न नहीं दे सकता है। देयर इज अ ईयर जो वो कंटिन्यूसली 2 साल अच्छा रिटर्न देगा भी। हमें होना चाहिए कंसर्न, कंसर्न अबाउट अवर अवर न्यू पोजीशन। जो भी हम पोजीशन मार्केट में बना रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिटर्न, उसमें हमें कंसर्न होना चाहिए। हमारा जो नया पैसा मार्केट में आ रहा है उसको लेकर हमें टाइट स्टॉप लॉस रखने चाहिए। और जो पुराना पैसा है उसमें आप प्रॉफिट बुकिंग करो या फिर आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बेसिस से आप उसको ट्रेल करो, दैट शुड बी योर मोटो। करेक्ट। अभी रिसेंटली मैं कहीं पे गया था,
वहां पे मुझे एक भाई ने पूछा कि विजय भाई आपने सिल्वर की रैली का फायदा उठाया? तो मैंने उनको बोला हाँ मैंने फायदा उठाया, और सिल्वर अभी भी मेरी पर्सनल होल्डिंग में सिल्वर के बीज है। तो उन्होंने बोला कि विजय भाई सिल्वर जब 100% से ज्यादा ऊपर गया था तब आपने प्रॉफिट नहीं किया, और अभी वो ऑलमोस्ट 40-50% करेक्ट हो गया है तो आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो आपने क्या किया? तो उसको मैंने बोला कि देखो भाई, मेरी एग्जिट मेथड के हिसाब से सिल्वर में अभी तक एग्जिट नहीं आया था, तो मैंने नहीं किया है, मैंने वहां पे अपना दिमाग नहीं लगाया। करेक्ट। और मुझे ये भी पता था कि अगर सिल्वर 100% रैली दे रहा है तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि मेरे को 60% या 70% या 50% ही रिटर्न मिलने वाला है, बिकॉज आई एम नॉट अ गॉड जो टॉप पे बेचेगा। करेक्ट। और मुझे ट्रेम भी नहीं करना था, बिकॉज आई डोंट नो ना कि सिल्वर की ये 100% रैली विल बी एट 100% और इट विल गो मोर फर्दर अबव। करेक्ट। तो मैं अपने रूल के हिसाब से कर रहा हूं। तो ये चीज आप लोगों को समझ पड़ी अभी? जस्ट गिव मी द मतलब योर थॉट, कि अभी जो मैंने आप लोगों को बोला कि पास्ट रिटर्न देख के हमें हमारे प्रेजेंट डिसीजन को नहीं बनाना है। करेक्ट। यस और नो बोलो, कि पास्ट रिटर्न को देख के हम लोगों को हमारे प्रेजेंट डिसीजन को हमें नहीं करना है। करेक्ट। तो अभी आप मुझे एक बात बताओ, अभी पिछले 1.5 साल से मार्केट में क्या चल रहा है? अभी पिछले 1.5 साल से मार्केट में चल रहा है टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन। करेक्ट। मैं बार बार इधर इसलिए देख रहा हूं बिकॉज जो मेरा चैट जो आप लोगों का देखने का है वो एक्चुअल में यहाँ पे चल रहा है। तो आप मुझे बताओ कि पिछले 1.5 साल से मार्केट में आपका एक्सपीरियंस क्या है? अगर एज अ ह्यूमन हमारा हमारा मन क्या है, मार्केट में इन्वेस्ट करने का है या नहीं करने का है? आप बताइए। पिछले 1.5 साल में जिस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया है, हमारा इंटेंशन या हमारा जो अ, मन होता है ना कि यार इन्वेस्ट करना है, वो अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राइट। तो देखो आया है आंसर, फ्रस्ट्रेटेड, स्टे अवे, फिर वेट, और एक भाई ने नहीं भी लिखा है, मतलब उनका मन नहीं कर रहा है। राइट। बट अगेन अगेन वी आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक। हमने पिछले पिछले रिटर्न्स को देख के हमारे फीलिंग को क्या बोला था कि भाई दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, और ये वाली फीलिंग को देख के हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज द रॉन्ग टाइम टू इन्वेस्ट। बट होना चाहिए इसका उल्टा। एक्चुअली दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट एंड दिस इज द रॉन्ग टाइम टू इन्वेस्ट योर न्यू मनी। करेक्ट। तो अभी मैंने आप लोगों को साइकोलॉजिकली एक चीज समझाई कि अभी दिस इज द गुड टाइम टू इन्वेस्ट। अभी मैं ये ऐसे बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल उठ के बाय करो। राइट। तो ये चीज मुझे आप लोगों को समझानी थी, इसके लिए मैंने आप लोगों के साथ इतनी सारी डिस्कशन की। और आई होप यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके। नाउ लेट्स कम अगेन। मैं वॉर इफेक्ट पे भी आ रहा हूं, डोंट वरी। करेक्ट। वो सारी चीजें होती रहेगी मार्केट में। अभी देखो, मार्केट में एक स्ट्रक्चर बन रहा है, जो होता है हायर हाई, हायर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, वापस से यहाँ पे आया। अभी अगर हम डाउ थियरी को नॉर्मली फॉलो करें तो हमारा इंपॉर्टेंट स्विंग लो क्या है? एक तो ये है। करेक्ट। और दूसरा इंपॉर्टेंट स्विंग लो ये है। राइट। तो अभी जिस तरीके से आज मार्केट में, मतलब सैटरडे मार्केट में न्यूज आई कि इंडिया पाकिस्तान बोल रहा हूँ, ईरान इसराइल के बीच में वॉर हो गया है। यूएस ने भी इसराइल को सपोर्ट किया है। उसके बाद ईरान ने भी बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर, जो अरब कंट्रीज है, जो दुबई हो गया, अबू धाबी हो गया, वहां पे ईरान ने भी बहुत सारे मिसाइल को ये किया है, जो यूएस का बेस है उसको ब्रेक करने के लिए। बट उसके वजह से जो दूसरे यूएई वाली कंट्रीज है वो भी इसराइल और यूएस के साथ हो गई। अब इसका इम्पैक्ट ये होगा कि कल मार्केट होगा गैप डाउन। देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट गैप डाउन होगा। और अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं नियर द सपोर्ट एरिया। ओके। तो मार्केट अगर कल ये सपोर्ट एरिया के पास आके गैप डाउन होता है यहाँ पे, सो
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट में देखने के लिए कि मार्केट अगर 24,300 के आसपास गैप डाउन होता है तो हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को यहाँ पे पैनिक नहीं होना है। पता है सबसे ज्यादा पैनिक कौन होता है? आपको पता है सबसे ज्यादा पैनिक कौन होता है? जो ओवर पोजीशन होता है। करेक्ट। सबसे ज्यादा पैनिक ये लोग होते हैं जिसकी पोजीशन बहुत ज्यादा होती है अपने अकाउंट के कंपैरिजन में। तो अगर आपकी पोजीशन इतनी सारी है कि आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली कल के गैप डाउन में आपको पहले तो 15 मिनट वेट करना है। आप लोगों को ये देखना है कि समझो मार्केट कल यहाँ पे ओपन हुआ, तो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखो, जब ट्रंप ने पहली बार टैरिफ अनाउंस किया था, दिस वाज द कैंडल। करेक्ट। और ये डेट क्या है? 7 अप्रैल। हम लोग एक बार वापस से 7 अप्रैल के चार्ट पे जाते हैं। दिस इज 15 मिनट टाइम फ्रेम, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया है। और ये मेथड को मैं आप लोगों को बताऊंगा भी कि कितनी बार ये मेथड बचाती है बहुत सारे लोगों को। करेक्ट। अब आप ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये उस दिन का 15 मिनट, ये देखो, ये रहा 7 अप्रैल। और ये 7 अप्रैल का 9:15 का कैंडल है। अभी उस दिन जो लो आया था वो आया था यहाँ पे, एंड दैट वाज 21,700 के आसपास। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना कि ये कितना परसेंट डाउन था, अगर यहाँ पे, तो आपको ये कैंडल पे रखने के बाद ये दिखेगा कि मार्केट ओपन हुआ था 3.80% डाउन, बट एक्चुअली मार्केट डाउन में खुला था 5%। आप यहाँ पे देखो, अगर आप ये देखोगे, मुझे याद है 5, ऑलमोस्ट 5%। मुझे याद क्यों है? क्योंकि जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं ना, उस दिन मैंने किया था। तो यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट कैंडल मार्केट ने नीचे खोला, बट फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का लो मार्केट ने पूरे दिन ब्रेक नहीं किया। और उसके बाद आप देखो, नेक्स्ट डे तो गैप अप हुआ था। उसके बाद अगर आप देखोगे, अभी मैं वापस से डेली टाइम फ्रेम करता हूं और रिफ्रेश करता हूं। उसके बाद आप देखोगे मार्केट ने कभी लो ही नहीं बनाया, वो मतलब वो लो ब्रेक ही नहीं किया। इनफैक्ट अगर आप कोविड का भी देखोगे, तो कोविड में भी सेम हुआ था। आई थिंक ये कोविड का ही है। हाँ, कोविड में जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ था लॉकडाउन का, उस दिन का लो वापस कभी ब्रेक नहीं हुआ। करेक्ट। तो ये जो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का रूल है ना, ये आपको हमेशा सेव करेगा जब बड़ा गैप अप होता है या गैप डाउन होता है। इनफैक्ट अगर आप ये कैंडल देखोगे, ये कौन से दिन में था? 26 फरवरी को था। और यहाँ पे ट्रंप ने अपना टैरिफ के रिलेटेड एक पॉजिटिव न्यूज आई थी। अब हम लोग ये कैंडल का भी 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाते हैं। ये देखो, तो जिस तरीके से गैप डाउन में फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है, तो दैट इज अ गुड थिंग। वैसे ही गैप अप में फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का अगर हाई ब्रेक नहीं होता है, तो आप समझ लेना कि जो रैली है वो कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है। करेक्ट। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है कि गैप अप हो या गैप डाउन हो, हम लोगों को फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल, अगर गैप डाउन हो रहा है तो फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का लो, और गैप अप हो रहा है तो फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का हाई। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आएगी कि विजय भाई, ये चीज का हम क्या करें? हमें क्या करना है ये चीज से? तो हमें ये करना है कि समझो आपकी कोई पोजीशन है, राइट, और बिकॉज ऑफ द गैप डाउन आपको उसमें लॉस हो रहा है। तो अगर आपको उसमें लॉस बुक करना है, तो देखो ऑलरेडी आपको लॉस हो ही रहा है, बट अगर आपको उसमें लॉस बुक करना है, तो यू कैन वेट फॉर 15 मिनट कैंडल। देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो 15 मिनट कैंडल की वजह से आपका जो लॉस है वो कम हो सकता है। करेक्ट। और समझो आपको 10,000 लॉस हो रहा है, अगर आपने 15 मिनट कैंडल का वेट किया, 15 मिनट कैंडल ने भी अपना लो ब्रेक कर दिया, मार्केट ने कंफर्म किया कि वीकनेस है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आपका 10,000 का 12,000 लॉस होगा। बट ये चीज में आप बच सकते हो अगर मार्केट रिवर्स होता है बहुत शार्प वे में। करेक्ट। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना। और अरे, ये कैश और फ्यूचर की बात नहीं है, ये ओवरऑल सब जगह पे रूल फॉलो करना है। ओके। मैं ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रॉपर इंडेक्स की और स्टॉक्स की बात कर रहा हूं।
अब बात पे आते हैं हमारे कि भाई हमें मंडे क्या करना चाहिए। अब मार्केट अगर मंडे गैप डाउन होता है तो देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो इजराइल और ईरान का प्रॉब्लम है, ये ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़े टाइम में सॉल्व हो जाएगा। और देखो, आपने रशिया यूक्रेन वॉर भी देखा। आप मुझे बताओ, रशिया यूक्रेन वॉर का ईयर कौन सा था? किसी को याद है? किसी को याद है रशिया यूक्रेन वॉर का ईयर क्या था? मैं टाइप करके सर्च करता हूँ, बहुत टाइम हो गया ना। ये देखो, कब हुआ था? आ, नहीं, फेब्रुवरी 2014 नहीं, ये नहीं यार, अभी रिसेंटली हुआ था ना, 2022 ही था ना। हाँ, राइट। ओके। तो मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फेब्रुवरी 2020 में 2024 नहीं 2022 में, तो यहाँ पे फेब्रुवरी 2022 कहाँ पे है? फेब्रुवरी 2022, फेब्रुवरी 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 फेब्रुवरी, ये कहीं पे? ये रहा, देखो। करेक्ट। इसको मार्क कर देते हैं हम लोग। अब ये रशिया यूक्रेन वॉर की आ, मतलब टाइम था। और वो टाइम पे मार्केट कौन से जोन में था वो भी देख लेना आप। राइट। ये हो गया अपना रशिया यूक्रेन वॉर का टाइम। वही है ना, मैंने वापस बराबर देख लेता हूँ। या फेब्रुवरी 2022। करेक्ट। अब उसके बाद मार्केट ऑलरेडी, वो वॉर के बाद ऑब्वियसली उसके टाइम पे मार्केट यहां से अगर हम देखें तो 13% मार्केट ने करेक्ट किया था। बट अभी ये सिनारियो में देखो, ये सिनारियो था जब मार्केट पहली बार करेक्शन मोड में जा रहा था। अब अभी के सिचुएशन में क्या है, मार्केट ऑलरेडी करेक्ट कर चुका है, वापस से मार्केट में एक करेक्शन आ सकता है ये वॉर के वजह से। तो ये चीज को इतना मेजरली आप करो मत। उसके बाद आप यहाँ पे देखो कि रशिया यूक्रेन वॉर का हाई जब ब्रेक हुआ, तो हम लोग ऑलरेडी 50% रिटर्न मार्केट दे चुका है। अभी आपको समझ में आया कि ये जो जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ वॉर करती है ना, ऑब्वियसली ये ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन होता है। बट ये एक अपॉर्चुनिटी होती है आपको स्टॉक मार्केट में कोई अच्छे स्टॉक्स या फिर अच्छे इंडेक्स में आपके एंट्री करने के लिए। राइट। अब इंडेक्स में कैसे आपकी एंट्री होगी हम लोग उसके ऊपर बाद में डिस्कस करते हैं। बट पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि कल मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 24,300 से लेके 24,600। और अगर मार्केट इससे भी नीचे चले जाता है तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है 21,700। अब आप मुझे बोलोगे विजय भाई, आपने पहला लेवल जो बोला वो यहां से 3% डाउन है, और दूसरा लेवल जो बोला वो करंट मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट 13% 14% दूर है, ये क्या बात हो गई? तो अगेन हम लोग 2026 के ईयर के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कि मंडे के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। राइट। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर मार्केट यहां से रिवर्स होता है कल, तो हम ऐसा मानेंगे कि मार्केट अभी भी स्ट्रेंथ में है और मार्केट ने ये इजराइल और इराक के वॉर को इतना मतलब टेम्पर नहीं होने दिया अपने ऊपर। और अगर मार्केट यहां से और नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि देर इज समथिंग बैड मोर कमिंग टू अस। बट आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि जो मुझे लगता है, जो प्राइस करेक्शन मार्केट में आना था वो ऑलरेडी आ चुका है। अ, और अभी हम लोग सिर्फ टाइम करेक्शन में है। तो आप लोगों को एज अ इन्वेस्टर आप लोगों को इसका फायदा कैसे उठाना चाहिए? कोई मुझे बोलेगा इसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं? स्विंग ट्रेडिंग का गोल्डन पीरियड कब आएगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बट पहले हम लोग ये चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि एज अ इन्वेस्टर हमें इसका फायदा कैसे उठाना चाहिए। कैन एनीवन टेल मी? पानी देना ना मुझे। करेक्ट। निकुंज जी आप सही बोल रहे हो। और कोई? ओके। तो जैसे निकुंज जी ने बोला है निफ्टी 20 लेके, है ना, ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडिया होता है ड्यूरिंग फॉल। पहले तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई ऐसे स्टॉक्स है
जो आपको पता है कि वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और अभी करंटली बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो आप उसका फायदा उठा सकते हो। बट अगर आपके पास वो स्टॉक्स नहीं है या आपको वहां पे स्टॉक्स बाय करने का मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? इंडेक्स के बीच में बाय कर सकते हो। करेक्ट। करेक्ट। कौन से बीज को लेना है, क्या करना है, उसके ऊपर हम लोग अभी आएंगे। बट ये चीज आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या बोला? अब कल मुझे ना ये वॉरेन बफेट का ये जो क्या बोलते हैं, ये जो वॉरेन बफेट का ये जो कोट है ना, ये मेरे को बहुत अच्छी तरीके से अभी समझ में आ रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं पता है आपको? ये देखो, बाय बाय बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। ये इंग्लिश तो मुझे बहुत साल पहले समझ गया था कि वॉरेन बफेट जो है वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। बट इसका जो डीप मीनिंग है ना, वो मुझे अपने करियर में बहुत सालों के बाद समझ में आया है। राइट। इसका इसका मीनिंग ये है कि जब लोगों ने मार्केट में हाहाकार मचा दिया है कि ये तो अभी 10 गुना हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, ये तो अभी नेक्स्ट गोल्ड है, सिल्वर के बारे में बात कर रहा हूं, तब हम लोगों को डरने की जरूरत है। आप लोगों को पता है, अभी मैं आप लोगों को सिल्वर बीस का एक बार चार्ट दिखा देता हूं। हम लोग सेक्टर एनालिसिस भी करेंगे, बट मैं इस पे ज्यादा इसके लिए टाइम ले रहा हूं बिकॉज अभी सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब है मार्केट में। जब सिल्वर बेस का प्राइस 360 300 के आसपास चल रहा था ना, तब सब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे सिल्वर बीज ले लो, सिल्वर बीज ले लो। मतलब मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो हमारे जान पहचान वाले थे, वो मुझे बोल रहे थे कि विजय भाई सिल्वर बीज लेना चाहिए क्या? मेरे को तो ऐसा पता चला है कि सिल्वर का भाव 5 लाख हो जाएगा। तो ये सिचुएशन में क्या क्या तब था? व्हेन अदर्स वेर ग्रीडी। राइट। इवन आपको पता भी करने की जरूरत नहीं, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि मार्केट में लोग किस चीज को लेकर ग्रीडी है। तो वहां पे हम लोगों को फेयरफुल रहना चाहिए था। और उसका उल्टा, अभी अभी लोग मार्केट को लेकर क्या है, फेयरफुल है। तो यहाँ पे हमें ग्रीडी होना चाहिए। राइट। आज हमारे लाइव में अभी ऑलमोस्ट 650 700 लोग हैं, और ये लाइव को मैंने प्राइवेट रखा है। अगर इसको मैं ऑब्वियसली पब्लिक कर देता तो ज्यादा लोग आते। बट ये जो आप लोग जो अभी सुन रहे हो ना, दैट इज द गोल्ड जो मैंने इतने सालों में समझा है। राइट। स्टॉक्स के ऊपर भी आएंगे, बट अभी मैं ये बोल रहा हूं कि अभी निफ्टी में बहुत सारे लोग फियरफुल है, तो हम लोगों को ग्रीडी होना चाहिए। राइट। तो अभी मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ये लगाता हूँ अपना मेरा जो एक 20 का ये है ना, एक सेकेंड। हाँ, ये देखो। तो अभी एक होता है हमारा निफ्टी 20, ये रहा निफ्टी 20। तो निफ्टी 20 अगर कल अभी चल रहा है 285, अभी निफ्टी 20 क्या होता है, मैं आपको एक शॉर्ट में समझा दूं कि अगर आप लोगों को निफ्टी को बाय करना है तो आप फ्यूचर्स बाय कर सकते हो या ऑप्शंस बाय कर सकते हो। बट अगर आप लोगों को एज ए इक्विटी इसको बाय करना है, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करना है, तो ऑब्वियसली आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। बट आप इसको निफ्टी 20 के फॉर्म में ले सकते हो, ईटीएफ के फॉर्म में ले सकते हो। इसमें क्या होगा कि आपको एक मिलेगा, एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी वैसे मिलेगा जैसे इक्विटी नॉर्मली मिलता है। तो ये निफ्टी को ही रेप्लिकेट करता है। बट ये आप एक दो क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी अपने हिसाब से ले सकते हो। तो अभी यहाँ पे निफ्टी 20 है। राइट। निफ्टी 20 में कल मतलब समझो 5% का, 4% का, आई डोंट नो कल मार्केट गेट डाउन होगा या होगा भी नहीं। बट अगर होता है तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन निफ्टी 20। अगर आपका स्टॉक्स में किसी से स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आप यहाँ पे अपने पैसे को मूव कर सकते हो। दूसरा, ये निफ्टी 20 हो गया, ये निफ्टी का चार्ट है। और देर इज वन मोर इंडेक्स जो है निफ्टी नेक्स्ट। करेक्ट। ये है निफ्टी नेक्स्ट का चार्ट। निफ्टी नेक्स्ट मतलब क्या, ये 69,000 है, ऐसा मत देखना कि ये निफ्टी का प्राइस है। निफ्टी नेक्स्ट इंडेक्स है ये। निफ्टी नेक्स्ट मतलब क्या, जो निफ्टी 50 के बाद के 50 स्टॉक्स है ना,
मार्केट कैप के हिसाब से जो इनका कैलकुलेशन है उसके हिसाब से ये इंडेक्स बनता है, राइट। इसके अंदर सारे अपकमिंग अच्छी कंपनीज होती है जो आने वाले टाइम में निफ्टी के अंदर आ सकती है। तो निफ्टी से ज्यादा वॉलेटाइल निफ्टी नेक्स्ट होता है, तो उसकी जो बीज है उसका नाम है जूनियर बीज, राइट। और ये देखो, मैं जनरली निफ्टी 20 के जगह पे जूनियर 20 ही प्रेफर करता हूँ। मेरा एक जूनियर 20 का एंट्री यहाँ पे हुआ था जब ट्रम्प ने फर्स्ट टाइम टैरिफ अनाउंस किया था, करेक्ट। और उसके बाद अब मार्केट यहाँ पे है, करेक्ट। तो अभी देखो, अगर जूनियर 20 कल आपको अच्छे सस्ते प्राइस में मिलता है तो आप वहां पे ध्यान दे सकते हो। तो ये एक चीज हो गया। और अगर आप मार्केट में थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो, तो आप ये इंडेक्स को देख सकते हो, विच इज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। अब आप एक चीज को समझो, सबसे स्लो इंडेक्स, स्लो तो नहीं बोल सकते, ऐसे बोल सकते हैं कि सबसे सेफ इंडेक्स कौन सा है, निफ्टी 50। सेफ भी नहीं बोल सकते, स्टॉक मार्केट में कुछ भी सेफ स्लो ऐसा नहीं होता है। बट मैं आपको ये समझाने की चाहता हूं, कैसे बोलूं। हाँ, सबसे कम वॉलेटाइल इंडेक्स कौन सा है, निफ्टी। फिर उसके ऊपर ज्यादा वॉलेटाइल कौन है, जूनियर निफ्टी। फिर उसके ऊपर क्या है, मिड कैप निफ्टी। और फिर सबसे ज्यादा वॉलेटाइल क्या है, स्मॉल कैप 250। फिर उसके ऊपर और क्या है, माइक्रो कैप इंडेक्स है। बट हम माइक्रो कैप तक नहीं जाएंगे, हम लोग अभी यहाँ पे ये देख रहे हैं कि समझो अगर कल मार्केट गैप डाउन करता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले साल में मार्केट अच्छा रिटर्न दे ही सकता है, तो ऑब्वियसली स्मॉल कैप में तो जस्ट इमेजिन कितनी पैनिक होगी, करेक्ट। अभी मैं आपको और एक चीज समझाता हूं, कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। समझो मार्केट 5% डाउन ओपन होता है, ओके। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे ट्रेडर्स अपने स्टॉक को सेल करते हैं, तो मार्केट और 2% पैनिक होता है, करेक्ट। उसके बाद क्या होता है, ब्रोकर अपनी एमटीएफ की स्टॉक्स को सेल करते हैं। इससे क्या होता है, और 3% जितना पैनिक होता है, करेक्ट। अब ऐसे देखने जाए तो डाउन मार्केट तो खाली 5% डाउन खुला था, है ना। शायद अगर ये लोग अपनी सेलिंग नहीं करते तो शायद मार्केट 5% डाउन के बाद सेटल हो जाता। बट प्रॉब्लम ये होती है, जब मार्केट नीचे गिरता है और पैनिक आती है, उसके वजह से क्या होता है ना, बहुत सारे ट्रेडर जो अपने खुद के पैसे से स्टॉक्स खरीदते हैं बिना किसी एमटीएफ, बिना किसी लिवरेज, उनकी सेलिंग आती है कि डर के बाद कि भाई ये तो गिर गया और कितना गिरेगा, चलो हम बेच देते हैं। बट उसके बाद क्या होता है, अपने ब्रोकर्स जो होते हैं वो अपने क्लाइंट्स को एमटीएफ के लिए कॉल करते हैं कि भाई आपने हमारे पास 100 रुपीज रख के 500 रुपीज के स्टॉक्स खरीदे थे, अब आपके 100 रुपीज की वैल्यू हो गई है 80 रुपीज और 70 रुपीज, आप और 30-40 रुपीज हमें दीजिए वापस से वो वैल्यू को प्रॉपर करने के लिए। बट भाई, जो आदमी ने ऑलरेडी एमटीएफ पे स्टॉक्स लिया है उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, जनरली उनके पास पैसे होते नहीं है। इसीलिए तो दे आर यूजिंग एमटीएफ, या वो लोग ज्यादा और रिटर्न कमाने के लिए एमटीएफ यूज करते हैं। बट वो पैसे देते नहीं है तो ब्रोकर उनका माल बेच देता है। अब ब्रोकर उनका माल बेचता है अपने सेफ्टी के लिए, तो उसके वजह से मार्केट में और पैनिक आता है। तो जब मार्केट पैनिक होता है तो और ज्यादा गिरता है, तो आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल लेती है। तो यहाँ पे भी सेम साइकिल चलता है। यहाँ पे भी देखो, पहले टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन, फिर रैली। अब निफ्टी में 40% रैली हुई थी, अब इसमें रैली कितनी हुई थी, इसमें 76% हुई थी। इसमें फॉल और रैली भी बड़ी होती है। अभी रिसेंटली निफ्टी 17-18% नीचे गिरा था, पर ये कितना गिरा था, 30%, करेक्ट। तो ये चलते रहता है। अब इसका जो बीज है वो है ये, विच इज HDFC स्मॉल कैप 250 ETF ना। इसकी जो बीज है, मतलब आई थिंक निप्पॉन वाले का इसका है या नहीं ये मुझे पता नहीं, बट मुझे ये लगता है। अब देखो, अभी ये 160 पे चल रहा है, समझो मार्केट कल गिरेगा तो ये 150 आ सकता है, तो आपकी एक एंट्री वहां पे होगी। आपको यहाँ पे ये जो ब्लैक डॉट दिख रहे हैं ना, ये मेरी पर्सनल लेवल की चीज है, जो अगर यहाँ पे आएगा तो मैं और खरीदूंगा। तो 145 है, फिर 130 है, मतलब मैंने एक स्टेजेस बना है कि अगर मुझे अपने पैसे को मार्केट के अंदर डालना है इन द वर्स्ट टाइम, जो ये बोलते हैं ना वॉरेन जी, बफेट जी, तो मुझे
एक साथ नहीं डालना है, मुझे पता नहीं है ना मार्केट और कितना खराब हो सकता है, तो मैंने अपने पैसे को स्टेप वाइज ये किया है। देखो मैंने यहाँ पे एचडीएफसी का दिखाया है, दिस इज नॉट एनी प्रमोशन और एनीथिंग, मुझे ये पता है इसमें लिक्विडिटी है। अगर आपको कोई दूसरा पता है 250 का ईटीएफ तो आप उसको भी देख सकते हो। तो अभी आई होप अभी कल मार्केट अगर पैनिक होता है तो पहले तो आपको 15 मिनट का रूल पता है, करेक्ट, और उसके बाद आपको ये भी पता है कि आपको क्या करना है। तो आई थिंक निफ्टी के लिए आप लोग क्लियर हो। तो अभी आप मुझे बताओ कि कल का गैप डाउन आपको डराएगा कि आपको मजा कराएगा? मैं आप लोगों के क्वेश्चन की मतलब मैंने जो पूछा है उसमें मैं आप लोगों के आंसर की ये देख रहा हूं कि कल का मार्केट आप लोगों को डराएगा कि आप लोगों को अच्छा लगेगा कल का मार्केट? वी विल कम टू स्टॉक्स, हम लोग स्टॉक्स के ऊपर आएंगे, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टॉक। वैसे मैंने 40 मिनट्स आप लोगों को निफ्टी में ही कर दिया है। ओके, देखो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना और ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना, देयर इज अ डिफरेंस। समझो अभी जो ग्लोबल टेंशन चल रहा है उसके वजह से किसी कंपनी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है ना। एंड स्टॉक में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, करेक्ट, बट आपको पता है ईटीएफ में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज दिस इज नॉट अ सिंगल स्टॉक, ये पूरा एक यूनिवर्स है बहुत सारे स्टॉक्स का। ओके, तो नाउ लेट्स डू अवर अपना पूरा सारे स्टॉक्स, पहले सेक्टर एनालिसिस करते हैं और उसके बाद स्टॉक्स के ऊपर जाते हैं। एंड मैंने आप लोगों का इसके लिए इतना टाइम लिया बिकॉज आई थिंक कि कल के सिचुएशन में आप लोगों को थोड़ा माइंड में क्लियरिटी होना चाहिए कि भाई क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, आई होप दिस विल आपको काम आएगा ये जो हमने बात की है उसके ऊपर। तो देखो भाई, निफ्टी है वो अभी भी स्ट्रांग है, करे बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो है 57,600, करेक्ट। बैंक निफ्टी अभी भी कंपेयर टू निफ्टी स्ट्रांग है और ये हम लोग बहुत टाइम से देख रहे हैं। अब हम लोग निफ्टी 100 का चार्ट देखते हैं। निफ्टी 100, निफ्टी 200 और निफ्टी 500 इज ऑलमोस्ट, मतलब आप चार्ट देखोगे तो इसका सेम ही है, राइट। यहाँ पे भी आपको सेम दिखेगा निफ्टी जैसा, 200 में भी सेम दिखेगा, निफ्टी 500 में भी आपको सेम दिखेगा। अब देखो ऑटो इंडेक्स को देखो। अब देर इज अ कॉन्सेप्ट जिसे मैं बोलता हूं, ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखना। अगर हम कहीं पे भी मिले वापस से तो आप मुझे बोलना, जब भी मैं आपको क्वेश्चन पूछूं तो हमेशा ये चीज को ध्यान में रख के आंसर देना, राइट। हाँ, एमटीएफ की बुक भी अभी ज्यादा है, एमटीएफ बुक वैल्यू भी बहुत ज्यादा है अभी, राइट, तो उसका भी एक मार्केट में पैनिक आ सकता है। बट अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि पैनिक इज द न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर अस, ये चीज हमेशा याद रखना। ये देखो, जब भी कोई स्टॉक बहुत सालों बाद यहां पे ब्रेकआउट करता है ना, तो उसे मैं बोलता हूं फ्रेश अपॉर्चुनिटी, करेक्ट। और रैली करने के बाद स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर ऊपर जाता है, करेक्ट। तो जैसे ये ब्रेकआउट किया, जैसे ये ब्रेकआउट किया, तो ये जो लेवल्स होते हैं इसको मैं बोलता हूं स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि फ्रेश है या स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो अब आप मुझे बताओ कि ये जो अपना इंडेक्स है, ये देखो इसने तो एक्चुअली रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे ये इंडेक्स ने ब्रेकआउट किया था, ऑटो इंडेक्स ने। और आप आई थिंक आप में से कितने लोगों ने मेरा वो सेशन अटेंड किया था जहां पे मैंने आपको ये बोला था कि अगर आपको ऑटो इंडेक्स के किसी भी स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो हम लोग ऑटो के म्यूचुअल फंड में, ऑटो सेक्टर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और वो टाइम पे सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड था, यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन वाला कोई था। आई होप आप लोगों को याद होगा, कितने लोग हमारे कोई पुराने फॉलोअर हो गए तो उनको पता होगा, राइट। तो अब देखो यहाँ पे ये, पहले तो आप मुझे बताओ कि ये इंडेक्स स्टॉक है, ये इंडेक्स स्ट्रॉन्ग मतलब फ्रेश अपॉर्चुनिटी है या स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है? चलो, ये ये इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है या फ्रेश है? पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए ना।
और ये एनालिसिस आपको स्टॉक्स में भी करना चाहिए, करेक्ट। तो ये इंडेक्स स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली अब अच्छा अभी आप मुझे बताओ कि अभी के सिचुएशन में आपको दो अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक होता है फ्रेश और एक होता है स्ट्रांग। तो आप किसको सिलेक्ट करोगे? स्टॉक सिलेक्शन में, सेक्टर सिलेक्शन में आपका सेक्टर सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन पहले कौन सा रहेगा? आप किसको सिलेक्ट करोगे? फ्रेश को पहले सिलेक्ट करोगे? मतलब अभी आपके पास दो सेक्टर है समझो, एक है स्ट्रॉन्ग और एक है फ्रेश। देखो आप लोग आंसर देने के पहले सोच के आंसर देना, है ना? तो आप किसको पहले सिलेक्ट करोगे, फ्रेश को या स्ट्रॉन्ग को? यस, अगर आप स्ट्रॉन्ग लिख रहे हो तो कोई गलत बात नहीं है, बट मैं आपको बोलूंगा कि हम लोगों को स्ट्रॉन्ग सेक्टर को, फ्रेश सेक्टर को पहले सिलेक्ट करना चाहिए। क्यों फ्रेश सेक्टर को सिलेक्ट करना चाहिए? बिकॉज यहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटी नई बन रही है, तो हम लोगों को आने वाले टाइम में बहुत अच्छी रैली मिल सकती है, और स्ट्रॉन्ग भी अच्छा होता है। बट समझो अभी अभी मैं आपको और एक ऑप्शन देता हूं। अभी आपके पास दो सिनारियो है, जहां पे आपके पास स्ट्रॉन्ग सेक्टर है और बाकी है, यहां पे मैं क्या लिखूं उसको, बाकी जो है वो एक है, समझो क्या लिख सकते हैं, नथिंग। चलो अभी मार्केट सिचुएशन ऐसी है जहां पे आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है और एक है नथिंग, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कौन से सेक्टर को सिलेक्ट करना पसंद करोगे? फ्रेश और स्ट्रॉन्ग में आपने बोला मुझे हम लोग फ्रेश को सिलेक्ट करोगे, एंड दैट इज द राइट थिंग। पर स्ट्रॉन्ग और नथिंग में हम लोग किसको सिलेक्ट करेंगे? स्ट्रॉन्ग को सिलेक्ट करेंगे ना, बिकॉज वहां पे ही तो असली गेम है, करेक्ट। तो ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी हम लोगों को सेक्टर सिलेक्शन करना हो या जब भी हम लोगों को स्टॉक सिलेक्शन करना हो, तो ये सारी चीजों को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, करेक्ट। तो अभी अपने पास जनरली जो मार्केट अभी हमें जो दिखा रहा है, उसके हिसाब से क्या हमें ऑटो इंडेक्स को सिलेक्ट करना चाहिए? मतलब ऑटो इंडेक्स को हमारी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। मैं अपनी बुक ले रहा हूँ, बिकॉज मैं आपके साथ साथ बहुत सारी चीजें मैं भी खुद लिखने वाला हूं ना, है ना? तो मैं ऐसे बोलूंगा कि भाई ऑटो इंडेक्स को अपनी वॉच लिस्ट में रखो और उसके बाजू में लिख दो स्ट्रॉन्ग, करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द अदर इंडेक्स, कमोडिटी इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या है बताओ मुझे, फ्रेश है स्ट्रॉन्ग है? अभी देखो अभी कितना इजीली आप आंसर करोगे वो देखना। ये इंडेक्स अभी मुझे बताओ आप, फ्रेश है या स्ट्रॉन्ग है? अच्छा, स्ट्रॉन्ग में भी ये इंडेक्स सेकेंड ब्रेकआउट कर रहा है, ये फर्स्ट ब्रेकआउट था और ये सेकेंड ब्रेकआउट कर रहा है, और ऑटो इंडेक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग में अभी पहला ब्रेकआउट कर रहा है, करेक्ट। तो ये इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। फिर ये कंजम्पशन, क्या इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए? अगर ऑटो और कंजम्पशन इंडेक्स को हम लोग देखें तो क्या इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए? कम ऑन, नाउ वी आर ऑन अ सेक्टर, है ना? तो ऑटो प्रायोरिटी रहेगा। एनर्जी, एनर्जी में देखो क्या हो रहा है। एनर्जी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे आया था, उसके बाद ये मार्केट ने अच्छी रैली ली थी, वापस से ये रीटेस्ट, आप इसको रीटेस्ट तो नहीं बोल सकते, पर वापस से इसने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया, इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, एंड अगेन दिस इंडेक्स इज ब्रेकिंग आउट। तो ये सेटअप तो अच्छा है, इसको हम लोग रख सकते हैं ना। तो एनर्जी को भी लिख लेते हैं, करेक्ट। फिर ये हो गया फाइनेंस। अब फाइनेंस क्या कैटेगरी में आएगा? ये स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आएगा। फिर एफएमसीजी। अब आप मुझे बताओ, आप एफएमसीजी को इन एनी वे आप इसको सिलेक्ट करोगे क्या? अभी कुछ अगर हमें एक साल के लिए स्टॉक सिलेक्शन करना है तो सी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑन द वे ऑफ फंडामेंटल्स। अगर आप फंडामेंटल्स को फॉलो करते हो तो फिर ये सेशन आपके लिए नहीं है, ये सेशन उसके लिए है जो टेक्निकल की बात चल रही है, राइट। फंडामेंटल के हिसाब से मे बी एफएमसीजी में से बहुत सारी एफएमसीजी कंपनी अच्छी हो सकती है वैल्यूएशन के हिसाब से, बट क्या लॉजिकली यहाँ पे अपना कोई ट्रेड बनता है? क्या मोमेंटम है? नहीं। आईटी, देखो अगेन अगेन द सेम थिंग, आईटी में अभी पैनिक हो रहा है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से टीसीएस है, बहुत सारी कंपनी है, यहाँ पे अच्छी चीजें आपको मिल सकती है, आप आईटी भी इसको देख सकते हो। बट
क्या आप आईटी इंडेक्स में पैसा लगाने के बाद आपको ये कॉन्फिडेंस है कि भाई ये सेक्टर आपको 1 साल में पैसा दे देगा? नहीं दे सकता है। तो आईटी भी नहीं। मीडिया को आप सिलेक्ट करोगे? सी हाउ, मैं नहीं, आप ही कर रहे हो, एनालिसिस आप ही कर रहे हो, एंड द एजेंडा ऑफ दिस मीटिंग या फिर आप ये वेबिनार या फिर ये लाइव का यही है कि आप लोग कैसे खुद एनालिसिस कर सको फ्रॉम टॉप डाउन अप्रोच, राइट? अब बताओ मेटल, मेटल में देखो, ये फ्रेश ब्रेकआउट था, ये फर्स्ट ब्रेकआउट एंड दिस इज सेकेंड ब्रेकआउट। तो यहां पे हम लोग मेटल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। मिड कैप, ये हमारे वॉच लिस्ट में रहना चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा हो सकता है सेक्टर। एमएनसी, ये भी अच्छा है। फार्मा, फार्मा भी एक ठीक ठाक कंडीशन पे दिख रहा है। आप एक चीज हमेशा याद रखना, जो सेक्टर 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है ना, दैट इज इंटरेस्टिंग सेक्टर। पीएससी सेक्टर, इसको हम लोग वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, बट इसमें कोई इतनी खास ये नहीं है, ये वो जो सीपीएससी जैसा इंडेक्स जैसा ब्रेकआउट दे रहा है। नाउ टेल मी पीएसयू बैंक। आर यू विथ मी? आप सब लोग मेरे साथ हो ना? है ना? पीएसयू बैंक इंडेक्स भी स्ट्रांग है। रियलिटी इंडेक्स, देखो मैं अभी रियलिटी इंडेक्स को कुछ नहीं करूंगा, बट जब ये इंडेक्स अपने यहाँ पे लेवल पे आएगा ना, विच इज 632 लेवल के आसपास, तब शायद मैं यहाँ पे कुछ देखने की कोशिश करूंगा कि वापस से ये रीटेस्ट कर रहा है अपने बहुत साल पुराने मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स को, बट अभी कुछ नहीं। सर्विस इंडेक्स ठीक ठाक है। सीपीएसई इंडेक्स, हाँ मैं इसको अपने लिस्ट में रख सकता हूँ, सीपीएसई। निफ्टी की तो हमने बात कर दी, निफ्टी 150, वही लॉजिक जो मैंने आपको निफ्टी में बताया। प्राइवेट बैंक भी स्ट्रांग है। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात हम लोग ने अभी कर ली। स्मॉल कैप 50 और स्मॉल कैप 250 इज ऑलमोस्ट द सेम, मतलब नॉट इन दैट वे, मैं बोल रहा हूँ चार्ट सेम होगा। डिफेंस सेक्टर, अभी आप लोगों का कल कल हम लोगों को बहुत सारे डिफेंस स्टॉक्स में हम लोगों को मूवमेंट देखने मिलेगा, बट क्या हमारा डिसीजन वो बेसिस पे होना चाहिए क्या? देखो अभी ट्रम्प ने एक ट्वीट किया है, मैं जस्ट वही पढ़ रहा था अपने सोशल पे। ईरान जस्ट स्टार्टेड दैट दे आर गोइंग टू हिट वेरी हार्ड टुडे, हार्डर देन दे हैव एवर हैव बीन हिट बिफोर। they better they better not to do that, however, because if they do we will hit them with force। मतलब अभी देखो ये चीज थोड़ी बड़ी हो रही है, करेक्ट? तो कल मार्केट नीचे गिरेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी 20 खरीदने के लिए, उसकी भी अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, राइट? तो देखो, मैं डिफेंस सेक्टर में थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी देख के करूंगा, बिकॉज वैल्यूएशन वाइज डिफेंस सेक्टर बहुत ज्यादा हार्ड है। अगर समझो वर्ल्ड वाइड सारी जगह पे सारी चीजें कूल डाउन होने लगेगी, वॉर और ये सब चीजें, जो मुझे पता है आज से 3 महीने बाद 6 महीने बाद हो ही जाएगा, तो डिफेंस सेक्टर की रैली थोड़ी फिजल आउट हो सकती है। टूरिज्म सेक्टर में कुछ है क्या? ये एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर था, बट अब बिकॉज ऑफ दिस वॉर न्यूज ये सेक्टर थोड़ा टाइम पे नीचे आ सकता है, तो मैं यहाँ पे नहीं देखूंगा। ऑयल एंड गैस, अब आप मुझे बताओ कि बिकॉज ऑफ दिस वॉर कौन से सेक्टर को ज्यादा फायदा हो सकता है? क्योंकि ऑयल की अभी शॉर्टेज हो जाएगी, है ना? तो ये भी सेक्टर अच्छा है। तो ये हो गए अपने सारे सेक्टर्स, करेक्ट? अभी कुछ सेक्टर है जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। एक हेल्थ केयर इंडेक्स है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब आप मुझे बताओ हेल्थ केयर इंडेक्स क्या लग रहा है? ये स्ट्रांग लग रहा है, करेक्ट? तो ये भी अच्छी बात है। तो अभी हमारे पास जो सेक्टर्स है, जितने हम लोगों को स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स मिले हैं, हम उसके अंदर स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं, राइट? तो हम लोगों को अभी स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए, करेक्ट? बट स्टॉक सिलेक्शन करने से पहले हम लोगों को ये देखना चाहिए कि भाई ये सारे इंडेक्स के अंदर ये सारे स्टॉक्स की बात चल रही है, तो क्या हम लोग इसके अंदर अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं क्या, करेक्ट?
तो अभी आप ऑटो इंडेक्स में ढूंढने जाओगे तो आपको बहुत ही रेयर होगा कि आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि वो इंडेक्स कुछ स्ट्रांग है तो वहां पे भी आपको स्ट्रांग स्ट्रांग ही मिलेंगे। बट अगर हम लोग जो जैसे हेल्थ केयर सेक्टर है, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स ये लिखते हैं, एंड लेट्स सी इसके अंदर का क्या क्या कौन से स्टॉक्स इसके अंदर है। एक मिनट, ये ओपन हो रहा है, जस्ट अ मिनट। ओके, जब भी मैं ये इंडेक्स वाली वेबसाइट खोलता हूँ ना, वो हमेशा प्रॉब्लम ही देती है। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। ओके, आपको अगर पता है तो आप मुझे बताओ, हेल्थ केयर इंडेक्स में क्या क्या आएगा। मेरा तो यही बंद हो गया है, क्रोम ही हैंग हो गया है। या यहाँ पे खुला। चलो एक काम करते हैं, ये नहीं खुल रहा है तो अपन दूसरा ट्राई करते हैं, निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स स्टॉक्स। लेट्स सी स्क्रीनर में कुछ है क्या। हाँ ये है ना, इतने सारे हैं देखो यहाँ पे। करेक्ट। तो अभी ये सारे स्टॉक्स हम लोग अगर चेक करते हैं तो हम लोगों को पता चलेगा कि इसमें से किसी स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। तो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये जाइडस लाइफ का चार्ट चेक करो। करेक्ट। तो अभी देखो, जाइडस लाइफ में अभी कुछ टाइम पहले अच्छा ब्रेकआउट आया था, बट अगेन वो ब्रेकआउट मतलब उसका रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से टारगेट तो आया होगा, बट वापस से वो नीचे आ गया है। एक बार मैं देखता हूँ, हाँ ये इंडेक्स का तो खुल गया है। ये फैक्ट शीट खोल के देखते हैं, इसके अंदर इसका स्टॉक्स मिल जाएगा। या सन फार्मा है। अभी हम लोगों को ये देखना है कि कौन से स्टॉक्स में फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है। तो क्या सन फार्मा में फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है? इसका रेंज कैलकुलेशन का टारगेट आ रहा था 1920। तो क्या इसमें फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है? स्ट्रॉन्ग सेक्टर में मुझे फ्रेश ब्रेकआउट ढूंढना है, तो इसमें तो फ्रेश ब्रेकआउट नहीं है। डीवीज में है क्या? डीवीज में एक ब्रेकआउट हुआ था, बट कंसोलिडेशन ही हो रहा है, इतना अच्छा मुझे लग नहीं रहा है ये सेटअप। स्टॉक्स के मेरे पता नहीं। मैक्स हेल्थ केयर इज मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, राइट। अपोलो हॉस्पिटल, तो अपोलो हॉस्पिटल भी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, राइट। उसके बाद है डॉक्टर रेड्डी। मैं आप लोगों को प्रोसेस बता रहा हूं कि आप लोगों को कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए। उसके बाद हम लोग स्कैनर्स पे भी आएंगे। डॉक्टर रेड्डी में भी कुछ मुझे खास नहीं दिख रहा है। सिप्ला हो गया, सिप्ला एक बार देख लेते हैं। सिप्ला में भी कुछ नहीं है। उसके बाद क्या है? लुपिन। चलो आप मुझे बताओ, क्या लग रहा है यहाँ पे हम लोगों को फ्रेश अपॉर्चुनिटी मिलने के चांस है या नहीं है? चलो आप बताओ मुझे। मैं अपने चार्ट के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, राइट। तो देखो लुपिन का जो हाई बना था 2015 में, 2015 में उसका हाई बना था 2130 के आसपास। फिर लुपिन ने रिसेंटली जनवरी मंथ में एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था। एक्चुअली उसने ब्रेकआउट किया था अगस्त 2024। उसके बाद सितंबर में आपको पता है मार्केट में फॉल आया, शुरू हुआ, फिर वापस से ये ऊपर गया, बट ये ब्रेकआउट फेल कर दिया। करेक्ट। अब आप में से अगर कितने लोगों को पता है, नहीं पता है, मुझे ये नहीं पता। देखो मैंने क्या बोला, पता है नहीं पता है मुझे ये नहीं पता। बट अगर कोई स्टॉक अपना ब्रेकआउट फेल कर देता है, फिर उसके लिए मेरा जो इंपॉर्टेंट लेवल है ना, वो उसका ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस नहीं होता है विच इज ईयर। मेरा वो इंपॉर्टेंट लेवल होता है कि ब्रेकआउट फेल करने के बाद वो कहां तक गया था। तो ये ब्रेकआउट फेल करने के बाद गया था 2403 रुपीज तक। और ये ब्रेकआउट लेवल से आप अगर कैलकुलेट करो तो ऑलमोस्ट वेंट अप बाय 13%, देन ब्रेकआउट फेल हो गया। बट अगर अभी इसमें अगर ये 2403 रुपीज को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे अपसाइड क्या पॉसिबल है, कोई मुझे बोलेगा इसका अपसाइड पॉसिबिलिटी क्या है?
कैन एनीवन टेल मी अपसाइड पॉसिबिलिटी क्या है? आप लोग है ना स्टॉक्स के नाम अभी मुझे मत बताओ। सी मैं यहाँ पे ध्यान कम दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। आप लोग मुझे अभी स्टॉक्स के नाम मत बताओ। आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या है, मुझे पता है कौन से स्टॉक में क्या चल रहा है, राइट? अब देखो, इसका अपसाइड पॉसिबिलिटी कैसे पता चलेगा हम लोगों को? हाँ, तो जो भाई है एक भाई ने बोला है डेप्थ ऑफ कर्व, नाम उनका बहुत ऊपर चला गया इसीलिए मुझे पता नहीं चला। तो यही है भाई, अपना रेंज कैलकुलेशन करना है हम लोगों को, और रेंज कैलकुलेशन करने के बाद हम लोगों को अपसाइड लगाना है। तो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा था, इसका अपसाइड पॉसिबिलिटी आएगा 3700। और अगर मुझे इसमें एक स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं क्या स्टॉप लॉस लगा सकता हूं? कैन एनीवन टेल मी? स्टॉप लॉस क्या लगा सकते हैं हम लोग इसको? तो इसका स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए, मतलब एज पर पैटर्न 1800, बिकॉज ये इसका नियरेस्ट स्विंग लो है। तो मेरा स्टॉप लॉस परसेंटेज बनता है 25%, और मेरा टारगेट कैलकुलेशन बनता है ऑलमोस्ट 50%, 56% है। तो पॉइंट ये है कि अगर मैं बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लगाने की सोचता हूं तो भी मेरा स्टॉप लॉस 25% बन रहा है। बट अगर मैं एक एक्सपेक्टेड टारगेट की रेंज देख रहा हूं तो वो बन रहा है 57%। तो इसमें अपना क्या कैलकुलेशन बैठ रहा है? 1:2 का कैलकुलेशन बैठ रहा है, राइट? तो ये स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? वो 5% वाला रूल तो वो अलग बात है, बट मैं आपको बोल रहा हूं कि पैटर्न फेल कब होगा इसका, राइट? करेक्ट। अगर हम इसका स्विंग लो का ही स्टॉप लॉस लगाएंगे, दैट विल बी द मेजर स्टॉप लॉस। मतलब मतलब आप समझ लो, अगर वो ब्रेक हो गया तो फिर लुपिन को कोई नहीं बचा सकता है, करेक्ट? और ऐसे सिचुएशन में मैं आपको बड़ा एसएल रखने के लिए क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज जिस तरीके से वर्ल्ड में अभी सिचुएशन है पैनिक वाली, ऐसे सिचुएशन में आप एक पैनिक गैप डाउन की वजह से आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। 1800 विल बी द मेजर स्टॉप लॉस। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 1800 ही हमें रखना चाहिए एज अ स्टॉप लॉस। दैट विल बी द मेजर स्टॉप लॉस। आप इसमें कुछ भी कर सकते हो। आप इसमें एक काम कर सकते हो कि भाई आप सुपर ट्रेंड लगा सकते हो। आप वीकली में सुपर ट्रेंड को अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो जो अभी 2000 के आसपास है, या फिर आप 20 सिंपल मूविंग एवरेज लगा सकते हो। यहाँ पे वीकली में 20 सिंपल मूविंग एवरेज को अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, जो अभी कितना है, 2100 है। तो स्टॉप लॉस में बहुत सारा मैटर, मेरा भी एक मेथड है, मैं परसेंटेज वाइज नीचे स्टॉप लॉस लगाता हूँ, आप वो भी लगा सकते हो। बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेजर स्टॉप लॉस कब होगा? जब इसका पैटर्न खराब हो जाएगा, राइट? तो हम लोगों को ये टॉप टू बॉटम एनालिसिस करने की वजह से पहले हम लोग ने मार्केट में व्यू लिया कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो मार्केट में अभी क्या चल रहा है? पिछले 1.5 साल से मार्केट में एवरीबडी इज फ्रस्ट्रेटेड, एवरीबडी इज लाइक एंग्री कि यार ये मार्केट तो बेकार ही है, इधर हमें कुछ नहीं मिलेगा रिटर्न। तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि अब यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है। उसके बाद हमने क्या किया? सेक्टर एनालिसिस किया। सेक्टर एनालिसिस में हम लोगों को एक सेक्टर मिला हेल्थ केयर, बहुत सारे सेक्टर मिले, बट हेल्थ केयर में एक स्टॉक अच्छा मिला, लुपिन। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि लुपिन से अच्छा भी कोई स्टॉक होगा। दैट दैट इज अप टू अस, क्या करना है। अभी लुपिन के बाद क्या है? फोर्टिस। ये देखो, फोर्टिस मुझे बताओ फ्रेश स्टॉक है या स्ट्रॉन्ग स्टॉक है? कैन एनीवन टेल मी फोर्टिस इज अ फ्रेश स्टॉक और स्ट्रॉन्ग स्टॉक? करेक्ट। तो ये एक तरीके से स्ट्रॉन्ग है। अभी टोरेंट फार्मा देखेंगे, टोरेंट फार्मा ऑल्सो, टोरेंट फार्मा इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक। फिर लॉरस लैब, लॉरस लैब देखो। अच्छा, नाउ लॉरस लैब को एक देख के मुझे एक चीज याद आ रही है कि देखो, लॉरस लैब में 2020 में भी ब्रेकआउट हुआ था, फिर लॉरस लैब ने बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया था, फिर वापस उसने प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन किया। रिसेंटली उसने जुलाई महीने में ब्रेकआउट दिया और अभी वो इतना ऊपर है। कितने आप में से मतलब लॉरस लैब ने है ना अपने सेक्टर के पहले ही एक सिग्नल दे दिया था। तो जो स्ट्रॉन्ग, जो लीडर स्टॉक होते हैं ना, वो अपने सेक्टर से बहुत आगे चलते हैं, करेक्ट?
तो एक टाइम पे लॉरस वाज अ लीडर, और लॉरस ने अपना जो गेम है वो ऑलरेडी कर ही दिया है। अभी लॉरस का अगर आप रेंज कैलकुलेशन करके लगाओगे तो आपको पता चलेगा, आई थिंक लॉरस इज नाउ नियर टारगेट ओनली। टारगेट मतलब जो रेंज कैलकुलेशन का प्राइस आता है वो, ये देखो 1171। अच्छा, नाउ टेल मी वन मोर थिंग, क्या जो हम रेंज कैलकुलेशन निकालते हैं, क्या वही हमारा मैक्सिमम पॉइंट होता है स्टॉक को जाने का? करेक्ट? नहीं ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि वो रेंज कैलकुलेशन से भी ऊपर जा सकता है, बट एक एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो हम लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि वो स्टॉक कहां तक जा सकता है, हम जिसके लिए रिस्क ले रहे हैं उसका रिवॉर्ड कितना हो सकता है। राइट? तो ये हो गया हेल्थ केयर सेक्टर के लिस्टेड स्टॉक्स में क्या क्या चल रहा है। करेक्ट? अभी ऐसे भी बहुत सारे स्टॉक्स हो गए जो हेल्थ केयर में लिस्ट नहीं है। जैसे अभी आप देखो ये ब्लिस फार्मा, अब आप ये देखो, ये हेल्थ केयर का ही एक स्टॉक है, आई थिंक फार्मा है तो ये हेल्थ केयर के रिलेटेड ही होगा, फार्मा के रिलेटेड ही होगा। ये ब्रेकआउट कर रहा है 2015 के बाद, तो आपको इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। राइट? और उसके बाद अभी किसी भाई ने बोला था वो कार्ड, बट वो कार्ड का ब्रेकआउट ही नहीं हुआ है। वो कार्ड का ब्रेकआउट होगा 2013 का, अबाउट 2000 रुपीज। तो क्या वो कार्ड में आप अभी कोई ट्रेड लोगे? क्या लुपिन में आप अभी कोई ट्रेड लोगे? सी, ब्रेकआउट इज नॉट कंफर्म अंटिल वो ब्रेकआउट हो रहा है। करेक्ट? अभी आप बहुत सारे स्टॉक्स है, जैसे एक यथार्थ हॉस्पिटल भी है, पर देखो यथार्थ हॉस्पिटल में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, फिर ऊपर गया था, फिर फेल हो गया। तो अभी ये आपके ऊपर है कि आपको यथार्थ में क्या करना है क्या नहीं करना है, बट फिलहाल मैं यहाँ पे यथार्थ में कुछ नहीं करूंगा। एज पर माय मेथड देयर इज नथिंग इन यथार्थ। करेक्ट? तो ये एक चीज हो गया, इस तरीके से हम लोग स्टॉक ढूंढ सकते हैं। दूसरा तरीका जो होता है, दूसरे तरीके पे हम आते हैं, जैसे पीएसयू बैंक हो गया। करेक्ट? तो एक बार हम लोग पीएसयू बैंक का भी देखते हैं। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पीएसयू बैंक, ये रहा पीएसयू बैंक का लिस्ट। आई होप अभी ये बराबर खुल जाए। हाँ, अभी खुल गया। आई डोंट नो, समटाइम ये वेबसाइट है ना थोड़ा लैग कर देता है। अब व्हाट वी विल डू, आप मेरे को बताओ हमें क्या करना चाहिए? अरे सर जी, एक आधे स्टॉक्स का नाम कॉपी पेस्ट करने से मैं वो स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करूंगा, वो बात नहीं है। पहले आई जस्ट डोंट नो कि आप लोग प्रोसेस को समझो। अगर आपने एक बार प्रोसेस को समझ लिया ना, तो स्टॉक सिलेक्शन करने में आप लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। करेक्ट? ओके? अभी हम लोग वापस से सेम एनालिसिस करते हैं। आप मुझे बताना कि एसबीआई स्ट्रांग है या फ्रेश है, बताइए। एसबीआई पीएसयू बैंक में स्ट्रांग है या फ्रेश है? या दिस इज स्ट्रांग। उसके बाद कौन सा स्टॉक है? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे बताओ। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 13 ईयर का ब्रेकआउट किया था 229 में। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने 300 का हाई बनाया था, फिर वापस वो गिर गया, एंड वापस वो अपने 300 रुपीज का हाई ब्रेक कर रहा है। तो आप मुझे बताओ कि पीएसयू बैंक में आप बैंक ऑफ बड़ौदा को अपनी लिस्ट में रखोगे या नहीं रखोगे? आप बताइए। ये स्ट्रॉन्ग में भी, ये अपने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का पहला अटेम्प्ट कर रहा है। करेक्ट? तो आप बैंक, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप पीएसयू बैंक, अगर पीएसयू बैंक इंडेक्स अगर स्ट्रांग है, तो हम बैंक ऑफ बड़ौदा को कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे, यस। ऑब्वियसली दिस इज लुकिंग वेरी गुड चार्ट, है ना? अब आपको मैं और एक क्वेश्चन पूछता हूं। कल मार्केट होने वाला है गैप डाउन, मतलब पता नहीं है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट गैप डाउन होगा। तो क्या होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा गिरेगा या नहीं गिरेगा? नाउ टेल मी, बैंक ऑफ बड़ौदा गिरेगा या नहीं गिरेगा? कम ऑन। बैंक ऑफ बड़ौदा गिरेगा। करेक्ट? और बैंक ऑफ बड़ौदा का लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रांग है, तो दिस विल बी अपॉर्चुनिटी फॉर यू और नॉट?
बताइए, आप बताइए क्या लगता है? करेक्ट। तो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले मार्केट में जब पैनिक आती है तो मैंने आपको बोला कि ईटीएफ इज वन ऑप्शन एंड सेकेंड ऑप्शन क्या है? लुक फॉर द स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। करेक्ट। ये हमारी सेकेंड अपॉर्चुनिटी है जब मार्केट गिरता है तो ये चीज आपको अभी अभी मार्केट कल गिरेगा तो आप लोगों का पैनिक होगा या आप लोगों के लिए ऐसा होगा क्या? एक स्टॉक में अच्छा ब्रेकआउट आया था, मैं उसको मिस कर गया। भाई अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना? तो ये चीज को हमेशा ध्यान रखना। मैंने आप लोगों के साथ अभी बहुत बड़ी बात बोली है ये, कैनेरा बैंक। चलो, आप लोग मुझे बताओ कैनेरा बैंक में क्या है? सी देख, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसका बहुत बड़ा शेडो है, तो मैं इसके शेडो के क्लोज को भी मार्क कर देता हूं। फॉर एग्जांपल ये 140 या 145, दिस इज ऑल्सो अ सपोर्ट, है ना? अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो भी आप यहाँ पे देखो कि भाई है तो सही, पर कैनेरा बैंक में एक ब्रेकआउट आया था 130 के पास और एक ब्रेकआउट आ रहा है 164 के पास। करेक्ट। अच्छा, अगर समझो कल मार्केट गिरता है तो कैनेरा बैंक भी गिरेगा, कैनेरा बैंक में भी पैनिक आएगा। कैनेरा बैंक आपको यहाँ पे कहीं पे, आई डोंट नो कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे खुलेगा, आई आई रियली डोंट केयर, और मुझे इसका बारे में पता भी नहीं लगाना है। बट दिस विल बी अपॉर्चुनिटी और नॉट फॉर यू? टेल मी। अगेन, ये ब्रेकआउट हुआ नहीं है, राइट? बट अगर आपको 130 के आसपास मिलता है तो आपके लिए अच्छा ही होगा ना। आप थोड़ा सा अपना बाइंग इनिशिएट कर सकते हो, फिर जब ये 165 के ऊपर जाएगा तब आप अपनी पोजीशन और बढ़ा सकते हो। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखना। तो देखो अभी कैसे हमने मार्केट एनालिसिस किया, फिर सेक्टर एनालिसिस किया और फिर वापस से हमने स्टॉक के ऊपर आ गए। अभी हम पीएनबी का चार्ट देखते हैं। अच्छा, अभी आपके पास कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी है, तो आप कौन से स्टॉक को हटाओगे साइड पे? सिलेक्ट करने की बात नहीं करेंगे, हम हटाने की बात करते कि आप किसको हटाओगे? आप किसको हटाओगे? कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल में से आप किसको हटा दोगे साइड पे कि भाई चल तू साइड पे हट? तुम्हारा नंबर अभी नहीं आया है, प्लीज आप जरा साइड पे रहिए, है ना? पीएनबी को हटा दोगे। नाउ इट्स वेरी क्लियर फॉर यू स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। यूनियन बैंक, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं ना, मैं तो सिर्फ स्टॉक्स में से ही देख रहा हूं। अब आप यूनियन बैंक को देखो, मैं पानी पी लेता हूं, और आप लोग मुझे ये क्वेश्चन करो कि यूनियन बैंक में तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। तो यूनियन बैंक को आप क्या करोगे? तो भाई यूनियन बैंक को हम बोलेंगे कि ठीक है भाई, कैनरा बैंक है मेरे पास, बैंक ऑफ बड़ौदा है विच इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई और उसमें स्ट्रॉन्ग डिमांड भी है। आप भी मेरे लिस्ट में आ सकते हो। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक और यूनियन बैंक। आप मेरे लिस्ट में आ सकते हो, पर आप मेरे से पैसा कम अलोकेट, मैं आप में पैसा कम अलोकेट करूंगा, बिकॉज देर इज अ कॉन्सेप्ट। ये जो कप होता है ना, ये कप जब ब्रेकआउट करता है ना, ये देखो, तो ये ब्रेकआउट को, सॉरी फॉर माय ड्रॉइंग्स, ये ब्रेकआउट को बोलते हैं कप एंड हैंडल ब्रेकआउट, और इसकी एक्यूरेसी ज्यादा रहती है। और वो कप एंड हैंडल ब्रेकआउट करता है ना, तो नीचे एक होता है रिवर्सल ब्रेकआउट, इसको बोलते हैं रिवर्सल ब्रेकआउट, और इसकी एक्यूरेसी कंपेयर टू मल्टी ईयर ब्रेकआउट कम होती है। ये ड्राइंग में ही मैंने आपको सारी चीजें बता दी। दो टाइप के ब्रेकआउट होते हैं, बिकॉज ये कप एंड हैंडल होने के लिए नीचे कहीं ना कहीं से ब्रेकआउट तो होगा ही ना, तो इसका कप एंड हैंडल ब्रेकआउट होगा भाई
427 पे बहुत दूर है, बट ये नीचे इसने रिवर्सल ब्रेकआउट किया है यहाँ पे, करेक्ट। तो ये चीज याद रखना, रिवर्सल ब्रेकआउट हैज लो एक्यूरेसी, मल्टी ईयर ब्रेकआउट हैज हाई एक्यूरेसी। रिवर्सल ब्रेकआउट में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा रहता है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम रहता है, बट एक्यूरेसी किसका ज्यादा है वो चीज हम लोगों को ध्यान देनी है, करेक्ट। तो यूनियन बैंक में भी हमने सिलेक्ट कर लिया, यूनियन बैंक इज गुड, बट यूनियन बैंक का भाई रिवर्सल ब्रेकआउट है। इंडियन बैंक, इसका देखो ये रेंज कैलकुलेशन आ रहा था 800 के आसपास। कैन यू सी कैन यू सी इसमें रिवर्सल ब्रेकआउट भी हुआ था, अभी जो मैंने आपको समझाया ना, ये देखो मैंने आपको क्या समझाया था, पहले रिवर्सल ब्रेकआउट होता है और फिर कप एंड हैंडल ब्रेकआउट होता है। यहां पे देखो ये था रिवर्सल ब्रेकआउट, ये है कप एंड हैंडल ब्रेकआउट। तो यूनियन इंडियन बैंक में रिवर्सल ब्रेकआउट यहां पे हुआ था, फाइनल ब्रेकआउट यहां पे हुआ। कैन यू सी ये जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यूनियन बैंक में बताया था, अरे यार क्या है उसका, ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यूनियन बैंक में इतना अच्छी तरीके से ये समझाया, रिवर्सल ब्रेकआउट और कप एंड हैंडल ब्रेकआउट क्या होता है, ये ये सेम चीज इंडियन बैंक में हुई थी, आपको दिख रहा है यहां पे, ओके। बट दैट इज द पास्ट। अभी आप मुझे बताओ, अभी इंडियन बैंक का क्या सिचुएशन है, ये स्ट्रांग है या फ्रेश है? यार हमारा 1 घंटा 20 मिनट हो भी गया, दिस इज स्ट्रॉन्ग स्टॉक ना। तो क्या हम लोगों को अभी, मतलब इसमें मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, मेरा जो स्विंग ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है ना, उसके बेसिस पे आई कैन आई कैन वॉच दिस स्टॉक्स फॉर माय स्विंग ट्रेडिंग, इसको मैं अपने स्विंग ट्रेडिंग के वॉच लिस्ट में रख सकता हूं। बट क्या मैं यहाँ पे एक मल्टी बैगर या मल्टी ईयर रिटर्न देख सकता हूं? तो देर इज अ पॉसिबिलिटी इज सेइंग कि यार विजय भाई तू तो लेट हो गया ये स्टॉक्स में आने के लिए, तो फिर ये स्टॉक को हम लोग थोड़ी साइड पे हटा देते हैं। और एक मिनट, दूसरा स्टॉक होएगा अपना बैंक ऑफ इंडिया। बैंक इंडिया का देखते हैं, अब आप मुझे बताओ, बैंक ऑफ इंडिया स्ट्रॉन्ग है, फ्रेश है, रिवर्सल है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है ना? तो अगेन ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आता है अपना महाबैंक। ये बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट है, मेरा सबसे पहला अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में खुला था, सबसे पहला अकाउंट, मेरे लाइफ का पहला अकाउंट, स्टिल आई एम हैविंग दैट अकाउंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्या है बताओ भाई, इसका ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट तो होगा 96 रुपीज पे, पर इसको 84 रुपीज पे भी एक रेजिस्टेंस है, करेक्ट। बट अभी इसमें कुछ हुआ नहीं है, करेक्ट, बट हुआ नहीं है। सी, आपको किसी भी स्टॉक में ब्रेकआउट होगा करके आपको पहले ही एंट्री नहीं ले लेनी, अब बुरा फंसोगे, याद रखना हमेशा। IOB, ये देखो इसने यहाँ पे रिवर्सल ब्रेकआउट किया था, वापस से रीटेस्ट कर रहा है, दिस इज अ गुड रीटेस्ट कैंडिडेट, करेक्ट। तो इसमें क्या स्टॉप लॉस लगा सकते हो, 33 ये वाला स्टॉप लॉस लगा सकते हो, क्योंकि ये कैंडल बहुत स्ट्रांग था, एंड द स्टॉप लॉस विल बी 30 रुपीज। 30 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, क्योंकि अगर आप इधर वॉल्यूम देखोगे तो ये जो ब्रेकआउट हुआ था ना वॉल्यूम कैंडल के हिसाब से, तो ये ब्रेकआउट कैंडल में बहुत ही वॉल्यूम था। और आप देखो ब्रेकआउट होने के पहले एवरी एवरी ग्रीन कैंडल में, मतलब जब भी ये स्टॉक ऊपर जा रहा था, देर वॉज अ हाईएस्ट वॉल्यूम, राइट। अभी आप यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल लगाओगे तो भी आपको दिखेगा, करेक्ट। तो ऑब्वियसली आईओबी भी आप ध्यान में रख सकते हो, IOB, करेक्ट, ओके। अभी भाई क्या स्टॉक है, आ जाओ भाई, दूसरा कौन है, CBI।
क्यों ऐसा नहीं आया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो देखो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आईओबी का सेटअप ऑलमोस्ट सेम है, बट नाउ यू टेल मी कि आईओबी और सेंट्रल बैंक के बीच में आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहोगे, अगर करना भी है तो। मतलब दिस इज जस्ट अ क्विज टाइप ऑफ अ क्वेश्चन कि भाई आईओबी सिलेक्ट करना है। नहीं, ये फ्रेश नहीं है, दिस इज अ मिस्टेक अगर आप इसको फ्रेश बोलोगे तो। आईओबी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बीच में आप किसको सिलेक्ट करोगे, है ना? तो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, कम ऑन टेल मी, किसको सिलेक्ट कर सकते हैं? आईओबी, करेक्ट, राइट। और ये होता है अपना, इसका भी भाई खत्म, अपना क्या बोलते हैं इसको, पीएसयू बैंक का भी हमने खत्म कर दिया। अभी और एक लास्ट सेक्टर का हम लोग एनालिसिस करते हैं, विच इज मेटल, करेक्ट। और मेटल के बाद मैं क्या करूंगा ना, मैं कुछ स्टॉक्स है जो मेरी पर्सनल ध्यान में है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एंड फिर मैं आपका Q&A ले लूंगा, ठीक है? बिकॉज 1 घंटा 25 मिनट हो गया, एंड आई थिंक अभी आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि विजय भाई ने हमारा संडे बर्बाद किया है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये मेथड आप लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए। तो टाटा स्टील पहला स्टॉक है, आप मुझे बताओ टाटा स्टील फ्रेश है या स्ट्रांग है? करेक्ट। रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको, ये जो लिंक आप देख रहे हो ना, यही लिंक आपका रिकॉर्डिंग है। डोंट वरी, डोंट आस्क दिस क्वेश्चन, आप चिंता मत करो। ओके, टाटा स्टील भाई स्ट्रांग स्टॉक है। फिर लेट्स गो टू हिंडाल्को। हिंडाल्को भाई स्ट्रांग है। अभी तो आपको पता है, राइट? अभी मैं आप लोगों से ज्यादा सवाल नहीं करूंगा, अभी आपको पता है क्या कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है। वेदांता, आपको पता है अभी वेदांता में, वेदांता और एक स्टॉक थोड़ा मैच कर रहा था, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना। ये देखो, अगर मैं इतना ही पिक्चर आपको दिखाऊं, इतना ही पिक्चर आपको दिखाऊं, तो वेदांता किससे मैच कर रहा था? थोड़ी देर पहले हमने कोई एक स्टॉक देखा था, बताओ बताओ बताओ। यस, यस, आप लोग बराबर बोल रहे हो। वेदांता का सेटअप लुपिन के सेटअप से मैच कर रहा है। पर अभी वेदांता क्या लग रहा है? अभी वेदांता मुझे स्ट्रांग लग रहा है, ये फ्रेश तो रहा नहीं, क्योंकि भाई इसने अपने ब्रेकआउट पॉइंट से ऑलमोस्ट 36-37% रिटर्न दे दिया है, करेक्ट। उसके बाद JSW स्टील, ये क्या है? ये भी स्ट्रांग है। उसके बाद अपना अदानी एंटरप्राइज, भाई ये स्टॉक से मुझे बड़ा डर लगता है। अच्छा, नाउ यू टेल मी कि अदानी एंटरप्राइज को हम किसी भी वे में कंसीडर कर सकते हैं क्या, अगर मेटल सेक्टर स्ट्रांग भी है तो? मैं उसका इन्फ्लुएंस हटा देता हूँ कि ये गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है ये कंपनी, सारी चीजें मैं अपनी हटा देता हूँ, सारे बायसनेस हटा देता हूँ। फिर भी मैं अदानी को कुछ भी रख सकता हूँ क्या अपने लिस्ट में? नहीं। अगर कोई भी आके मुझे बोल देना, भगवान भी बोल दे कि अदानी पे ध्यान देना, तो मैं बोलूंगा भगवान थोड़ा सा समझ लो, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है भगवान, ये नहीं होगा मेरे से, है ना? तो यहाँ पे आपका, सी, व्हेन यू आर एलिमिनेटिंग, जब आप स्टॉक को एलिमिनेट कर रहे हो, हटा रहे हो साइड पे ना, ऑटोमेटिकली आप अपनी पॉसिबिलिटी को बढ़ा रहे हो। नाउ टेल मी व्हाट अबाउट जिंदाल स्टील। अब जिंदाल स्टील का सेटअप किससे मिलता जुलता है? कैन एनीवन टेल मी? चलो यार, ये तो मजा आ जाएगा। जिंदाल स्टील का सेटअप किससे मिल रहा जुल रहा है? ये मैंने अच्छा किया एक्चुअली, मैंने अपने एक स्क्रीन को यहाँ पे लगा दिया जिसमें मैं आपके क्वेश्चन पढ़ सकता हूँ, मैं जो दिखा रहा हूँ वो स्क्रीन यहाँ पे। उससे क्या हो रहा है ना, मुझे टैब चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जिंदाल स्टील का सेटअप किससे मिल रहा है? कोई बोल क्यों नहीं रहा है? एक जन ने जवाब दिया है सिर्फ, 2 जन ने आंसर किया। जिंदाल स्टील का सेटअप बैंक ऑफ बड़ौदा से मिल रहा है, राइट? तो अभी आप मेरे को अगेन आई विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन, नहीं वेदांता से नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा से मिल रहा है। वेदांता का जो है वो लुपिन से सेटअप मिल रहा था। अब आप मेरे को बताओ, कल मार्केट गिरेगा, वापस सेम क्वेश्चन, तो कल मार्केट में पैनिक होगी, पूरा दुनिया बेचने निकलेगा, बट आपको जिंदाल स्टील सस्ते भाव में मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ना, मेटल में जिंदाल स्टील, ये मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, मैं आपको कोई बोल नहीं रहा हूँ कि आप ये स्टॉक खरीदना, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड।
कि अभी जिंदाल स्टील में अगर समझो कल जिंदाल स्टील आपको 1100 रुपए या 1120 के आसपास मिला, सोचो यार मजा आ जाएगा, मतलब मेरे को तो आएगा। एपीएल अपोलो, आप मुझे बताओ ये स्टॉक क्या कैटेगरी का है? एपीएल अपोलो इज अ स्ट्रॉन्ग कैटेगरी, राइट? करेक्ट, ये स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का स्टॉक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये अच्छा नहीं है, स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का स्टॉक है। नेशनल एल्यूमिनियम, अब नेशनल एल्यूमिनियम एक टाइम पे यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा और जिंदाल स्टील जैसा सेटअप बना रहा था, पर अब ये महंगा हो गया है भाई। तो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ पे मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवर नहीं करेगा, तो मैं क्यों करूं इसको फेवर, है ना? एनएमडीसी, अब आप मुझे बताओ जिंदाल स्टील, मतलब अभी तक मेटल में हमें जिंदाल स्टील मिला है या एनएमडीसी? वो बोलते हैं ना, दो फिंगर है आपके पास, सिलेक्ट वन, सिलेक्ट वन, चलो जिंदाल स्टील और एनएमडीसी, करेक्ट? तो ऑब्वियसली योर आंसर विल बी जिंदाल स्टील। अभी आ गया हिंद जिंक। देखो हिंदुस्तान जिंक में अभी कोई सेटअप नहीं है, करेक्ट, बट इसका एक रिवर्सल ब्रेकआउट हुआ था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे, पर अभी कोई सेटअप नहीं है, राइट? आप इसको भी देख सकते हो, दिस इज नॉट इन द लिस्ट, बट मैं आपको बता रहा हूं। हिंद कॉपर, ये एनएससी का चार्ट है और ये बीएससी का चार्ट है। ओके, तो ये अपना सेशन अभी तक का है। अभी जस्ट 1 hour 30 minutes सम सेकेंड्स हो गए हैं। मुझे आप लोगों को पूछना है कि कैसा रहा है आपका ये सेशन, आप लोगों को मजा आया या नहीं आया? हाँ, प्लीज आंसर मी। मैंने अपने दिल से आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझाई है, बहुत सारी चीजें सिखाई है, और मतलब आप लोग मुझे बताओ कि कैसा रहा अब तक का ये सेशन। थैंक यू। बहुत अच्छा, एक भाई बोल रहा है, एक भाई बोल रहे हैं बहुत अच्छा, गुड, सुपर संडे, जबरदस्त, लॉट्स ऑफ लर्निंग, बहुत अच्छा, ग्रेट, थैंक यू। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सेशन ज्वाइन किया है आपने, और अगर आप ट्विटर पे हो तो आप इसके रिलेटेड आपका जो भी फीडबैक है या जो भी आपको अच्छा लगा है, जो भी आपको पसंद आया है, आप प्लीज मेरे लिए ट्विटर पे मुझे टैग करके आप वहां पे ट्वीट करिए। आप दुनिया को बताइए, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि भाई विजय ठक्कर ने आज हमारे साथ सेशन किया, और विजय ठक्कर जी ने हमें ये, मतलब ये मत डिस्कस करो कि हमने कौन से स्टॉक्स की बात की है क्या नहीं की है। मैंने आपको एक फ्रेमवर्क सिखाया, उसके लिए आप बताओ आपने यहाँ पे क्या सीखा, आपको क्या अच्छा लगा। प्लीज मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ट्विटर पे जाइए, वहां पे अपना फीडबैक शेयर करिए और मुझे टैग करिए, प्लीज, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, है ना? वो मैं आप लोगों से एक चीज मांगूंगा कि अभी मैं क्या बताता हूँ ना आपको कि मुझे कौन से स्टॉक अच्छे लग रहे हैं अभी के हिसाब से। तो देखो ये एक आरआर केबल का स्टॉक है, अभी तो आपको सब चीजें आ गई है, करेक्ट? अब आप मुझे बताओ कि ये आरआर केबल का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है ना? अ, देखो ब्रेकआउट के बाद है ना, सिंपल चीज है, आपको समझो अगर मैं आपको बताता हूँ, चलो एक एग्जांपल लेके बता ही देता हूँ, पर पहले ये स्टॉक देख लो, आरआर केबल अच्छा है, उसके बाद कहाँ गया वो? हम्म, आरआर केबल अच्छा है। फिर आप अभी देखो ग्रेफाइट का सेटअप, आप मुझे बताओ क्या लग रहा है आपको? ये वॉल्यूम कैंडल को मैं हटा देता हूं, नॉर्मल सेटअप देखो। ग्रेफाइट बोल रहा हूँ, ग्रेफाइट में 2017 में एक ब्रेकआउट आया था, सुपर रैली दिया था, बाद में ये गिरा। अभी ग्रेफाइट वापस से एक रिवर्सल ब्रेकआउट दे रहा है। अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाओगे तो ये एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल ब्रेकआउट भी हो रहा है। तो ग्रेफाइट कल अगर गिरता है मार्केट पैनिक में, तो आगे ना आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। उसके बाद देखो पॉलीकैब है, पॉलीकैब इज अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। हाँ, पॉलीकैब ये कोई फ्रेश ब्रेकआउट नहीं है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। उसके बाद केईआई को देखो, केईआई भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, करेक्ट? अब एचईजी और ग्रेफाइट ऑलमोस्ट सेम है, पर एचईजी ने अभी तक
कोई इतना मोमेंटम दिखाया नहीं है, करेक्ट। उसके बाद आरबीएल बैंक इज ऑल्सो अ गुड सेटअप। थायरोकेयर में आई एम वेटिंग कि ये कभी अपना, इसने कभी ब्रेकआउट किया तो था, बट ये वापस से यार लुपिन जैसा सेटअप नहीं लग रहा है आपको, है ना? ओके, देयर इज वन मोर स्टॉक, डिलीवरी, जिसने अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया है। दिस इज इन माय वॉच लिस्ट, मैं आप लोगों को जस्ट बता रहा हूँ। फिर कौन सा स्टॉक है? हाँ, ये सारे स्टॉक्स अभी मेरी वॉच लिस्ट में है राइट नाउ। बाकी तो जो स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है, जैसे एम फाइनेंस है, इसने भी अभी रिसेंटली अच्छा ब्रेकआउट किया था, करेक्ट। ओके, तो अभी देखो ये सारे स्टॉक्स की बात हुई हो गई। अभी मैं आपको और एक चीज बताता हूँ विच आई फील आपको बता देना चाहिए। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, मेरा कोर्स कब आएगा वो पूछ रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को मेरा कोर्स खरीदना है ना, तो आप डिफाइन एज की वेबसाइट में जाके यहाँ पे विजय ठक्कर का ये कोर्स खरीद सकते हो। यहाँ पे मैंने जो अपना मल्टी ईयर ब्रेकआउट का मेथड है ना, यही मैंने यहाँ पे सिखाया है। और ये कोर्स में मैंने ये बताया है कि हमें बाय कहाँ पे करना चाहिए, सेल कहाँ पे करना चाहिए, कैसे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कैसे एंट्री करनी चाहिए, कैसे एग्जिट करनी चाहिए, कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना चाहिए, कैसे हम लोगों को ये करना है कि भाई पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है, तो वो भी मैंने यहाँ पे सिखाया है। तो अगर आपको ये कोर्स खरीदना है तो आप यहाँ पे जाके खरीद सकते हो। देयर इज अ टू ऑप्शन, एक है ईयरली वैलिडिटी और एक है लाइफ टाइम एक्सेस का। और उसके बाद आप यहाँ पे जाके सारी चीजें कर सकते हो। सारी चीजें मैंने कोर्स के बारे में यहाँ पे लिखी है। तो अगर आपको खरीदना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ये वेबसाइट में जाइए, gurukul.defineedge.com। यहाँ पे जाके आप इसको परचेस कर सकते हो, राइट। ये मुझे आप लोगों को एक सिर्फ चीज बतानी थी तो मैंने बता दी। अब हम आते हैं कि भाई अगर किसी भी स्टॉक में हमें एंट्री एग्जिट करनी है तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ आरआर केबल का और उससे समझाता हूँ। अब देखो, स्टॉप लॉस रखने के हमारे पास दो तीन ऑप्शन है। या तो हम, ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, तो हम या तो हम स्ट्रक्चर स्टॉप लॉस रखें कि भाई ये हायर लो ब्रेक होगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा, राइट। या तो फिर आप परसेंटेज वाइज कर सकते हो, या तो आप कैंडल का लो स्टॉप लॉस रख सकते हो। कैंडल के लो में क्या होगा कि भाई जो ब्रेकआउट कैंडल है उसी का लो को आप स्टॉप लॉस रख दो, राइट। बट देयर इज वन मोर मेथड। समझो अभी ये स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया 1800 पे, तो आप क्या कर सकते हो, आपकी एंट्री ऐसे कर सकते हो कि भाई 1800 के ऊपर 4-5% ये जाएगा ना, तो मैं अपनी एंट्री कर लूंगा। और 1800 के नीचे ये 4-5% वापस नीचे आया तो मैं अपनी एग्जिट कर लूंगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों को रूल हो जाएगा कि भाई ब्रेकआउट के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल मैं वापस से समझाता हूं। समझो हमारा ये ब्रेकआउट एरिया है, ओके, और इसको हम लोग 100 रुपीज मानते हैं कि भाई मेरा 100 रुपीज इज अ ब्रेकआउट पॉइंट। तो 100 + 4% मेरा एंट्री, 100 - 4% मेरा स्टॉप लॉस। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। ये हम लोगों को एकदम स्टेबल रूल रखता है, करेक्ट। और पोजीशन साइजिंग में ये है कि भाई पोजीशन साइजिंग का कोई रूल फिक्स नहीं होता है, हर एक आदमी का रिस्क और रिवॉर्ड अलग होता है। एक सेकेंड, मैं थोड़ी देर के लिए ये कर देता हूँ, स्क्रीन को हटा देता हूँ। हाँ, पोजीशन साइजिंग के लिए भाई हमेशा आपका रूल सेम नहीं होता है, हर एक आदमी का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अलग होता है। कोई पोजीशन साइजिंग ज्यादा रखना चाहता है तो वो नंबर ऑफ स्टॉक्स ज्यादा रखे, कोई पोजीशन साइजिंग कम रखना चाहता है, मतलब कॉन्सेंट्रेट करना चाहता है तो कॉन्सेंट्रेट स्टॉक कर सकते हो। तो ये चीज आप लोग कर सकते हो। इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स आप 20 तक जा सकते हो। मिनिमम मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप नए हो तो आप एटलीस्ट 10-15 स्टॉक्स तो रखो ही। और अगर आपको किसी कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में नहीं पता है तो आप सिर्फ मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स को फॉलो करो और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो सारे स्टॉक्स के अंदर स्टार्टिंग के लिए। फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर सकते हो। ओके, तो अभी हम लोग आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट में। एंड कुछ क्वेश्चंस मैं ले लूंगा जो आप लोगों के रहेंगे। तो आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए। तब तक मैं एक काम करता हूँ ना, मेरा लैपटॉप को मैं चार्ज पे रख देता हूँ बिकॉज आई थिंक चार्जिंग इज लो इन माय लैपटॉप। एक मिनट,
आप लोगों का क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपने क्वेश्चन को लिखिए यहाँ पे। मैं आप लोगों का क्वेश्चन लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखो, ये स्टॉक रिलेटेड क्वेश्चन करने से बेटर है आप कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन करिए, जिससे आपको भी अच्छा सीखने मिले एंड लोगों जो दूसरे लोग हैं उनको भी सीखने मिले। करेक्ट। एंड यस, अगर आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है, अगर आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है तो डेफिनेटली आप हमारा एडवाइजरी सर्विस भी परचेज कर सकते हो। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, या आपका क्वेश्चन आप भेजो इस पे, तब तक मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। या दिस इज द थिंग। आप जा सकते हो vijaythakkar.com में। देखो, ये हमारी वेबसाइट है। आप हमारी वेबसाइट में जा सकते हो, जहां पे मतलब जो मैं आप लोगों को रूल बता रहा हूँ ना, जो मेरा कॉन्सेप्ट है, उसके बेसिस पे ही हम लोग सारी चीजें करते हैं। तो हमारा एक ही प्लान है, बिकॉज आई बिलीव कि जो मेथड को मैं फॉलो करता हूँ वो मेथड ईयरली 2 ईयरली के बेसिस पे ही ज्यादा करती है। तो इसमें आपको 15 to 20 स्टॉक्स रिकमेंड होंगे, रिसर्च रिपोर्ट के साथ मिलता है, बाय सेल अलर्ट मिलता है, आपको सारी चीजें पता चलेगी। इसका प्राइस ये है, और आप ये वेबसाइट में जाके सारी चीजें पढ़ सकते हो। तो आप हमारी रिसर्च सर्विस को भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक्स चाहिए तो, और अगर आपको सीखना है तो आप हमारे कोर्स को भी बाय कर सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो चलो, नाउ लेट्स कम टू योर क्वेश्चन। हम लोग आपके क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हाँ, ये देखो, ये क्वेश्चन ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ। SBZ वर्ड का क्वेश्चन है। ओवरऑल मार्केट बेरिश ट्रेंड में हो बट कोई एक दो सेक्टर बुलिश हो, देन क्या करना है? तो देखो सर, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। हमेशा कहीं ना कहीं बुल मार्केट होता ही है। जैसे कोविड में, कोविड के फॉल के बाद मार्केट वाज ओवरऑल एक तरीके से खराब ही हो गया था, बट आपको वहां पे भी फार्मा में और आईटी में अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। आपको हमारे जो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट के रूल है ना, उसको फॉलो करना है सिंपली। एंड उसके बेसिस पे अगर आपको कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको अपना ट्रेड इनिशिएट करना है, उससे ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। राइट। हाँ, ये भाई क्वेश्चन है मनीष जी का। सर, इन वन वीडियो यू हैड डिस्क्राइब वन मेथड ऑफ 1.5% सेम डे ब्रेकआउट पॉइंट, सो व्हाई यू आर वेट फॉर 4% एंट्री? तो भाई मनीष जी, वो जो वीडियो की आप बात कर रहे हो ना, दैट इज रिलेटेड टू स्विंग ट्रेडिंग। करेक्ट। और ये जो मेथड जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये है मल्टी ईयर ब्रेकआउट मेथड। वो मेथड में हम लोग डेली टाइम फ्रेम को फॉलो करके स्विंग ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे थे। ये मेथड में हम लोग मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स को लेने की कोशिश कर रहे हैं वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे। तो इसकी वजह से हम लोगों को बड़ा टाइम फ्रेम रखना चाहिए। बाद में जब ऑलरेडी ब्रेकआउट है, सस्ते में एंट्री कर सकते हैं क्या आपने सेट? देखो, अभी ये क्वेश्चन है, मैं इसको एक बार ले लेता हूँ। कल जब ऑलरेडी ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक सस्ते में मिले तो एंट्री ले सकते हैं क्या? हाँ, जैसे समझो किसी स्टॉक में अभी रिसेंटली मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ था, और बिकॉज ऑफ मार्केट पैनिक कल वो आपको वापस से वो प्राइस के आसपास मिल रहा है, तो ऑब्वियसली यू कैन इनिशिएट योर ट्रेड। ये रहा, ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। पता नहीं आप अपना नाम क्यों नहीं रखते, ये अजीब नाम है, गोस्ट करके कुछ है। शॉर्ट में रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं क्या? डेफिनेटली समझा सकते हैं। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि कौन सा सेक्टर या कौन सा स्टॉक अभी मार्केट में कंपेयर टू अदर ज्यादा स्ट्रांग है। करेक्ट। अभी समझो 10 घोड़े भाग रहे हैं, 10 घोड़े में से कौन सा घोड़ा फर्स्ट और टू है, वो होता है बेसिकली हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ। और जब ये स्टॉक नीचे गिरता भी है ना, तो उसमें भी कंसीडर करता है। समझो, अगर मार्केट अभी बैरिश है या मार्केट अभी बहुत ज्यादा गिर रहा है, वो टाइम पे हम लोगों को ये देखना है कि कौन सा कम गिर रहा है, तो वो भी एक तरीके से रिलेटिव स्ट्रेंथ हुआ। करेक्ट। तो ये सारी चीजें हैं। प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज ब्लिस फार्मा। देखो, अगेन स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन करोगे तो मैं शायद वो क्वेश्चन को नहीं लूंगा। सर, यू आर गिविंग फ्री नॉलेज। अच्छा, ये मेरे लिए थोड़ा तारीफ वाली बात है, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। सर, यू आर गिविंग फ्री नॉलेज विथ विच यू
हाँ, कोर्स में मैं जो सिखाता हूँ वो इस तरीके से फ्री में दे रहा हूँ। तो भाई ये एक भाई ने क्वेश्चन किया है। बाकी मोस्टली क्वेश्चन आर रिपीटेबल। ओके, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अच्छा लगता है अभी गुप्ता जी के पास से। व्हाट शुड बी द असेट एलोकेशन परसेंटेज वाइज कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। तो देखो, ये सारा मिथ होता है कि भाई हमें इतना पैसा यहाँ पे रखना चाहिए, हमें इतना पैसा यहाँ पे रखना चाहिए। इट्स अबाउट योर कंफर्ट। आपको पता है मेरा मोस्टली 100% पैसा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट रहता है, बिकॉज मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है कि इक्विटी मार्केट आने वाले टाइम में अच्छा हो सकता है और मैं इसको रिस्क में ले सकता हूँ। समझो अभी मैं भाई 60 साल का हो जाऊंगा और शायद मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं रहेगा, मेरे पास जो अपनी सेविंग्स है उससे ही मुझे अपना घर चलाना है, तो वो टाइम पे फिर मैं शायद 40% या 30% को बॉन्ड्स में शिफ्ट कर दूंगा, या फिक्स्ड इनकम वाली जो असेट होती है जैसे एफडी हो गया, बॉन्ड्स हो गया, उसमें शिफ्ट कर दूंगा। ये डिपेंड करता है हमारे रिस्क के ऊपर, राइट। एक क्वेश्चन है, क्या लिखा है यहाँ पे, कोर्स में लाइव सिखाओगे या रिकॉर्डिंग मिलेगी? तो देखो वो जो कोर्स है ना, मैं आपको वापस से यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो कोर्स है ना, हाँ ये जो कोर्स है ना, इसमें आपको जो रिकॉर्डिंग है ना, ये आपको कोर्स की रिकॉर्डिंग है, बट इसके अंदर है ना आपके पास क्यूएनए सेशन भी रहने वाले हैं। देखो यहाँ पे लाइव क्यूएनए सेशन। तो मैं महीने में एक बार या 3 महीने में 2 बार लाइव क्यूएनए भी आप लोगों के साथ करूंगा। दैट विल बी लाइव। बट ये जो कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज ऑल आर रिकॉर्डेड। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखो। करेक्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही रहने वाला है ना, वो लाइव सिखाओ या रिकॉर्डेड सिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया एक आंसर। अभी वापस से स्टॉक में ब्रेकआउट कैन, हाँ ये एक वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। स्टॉक में ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैसे समझ लेना चाहिए? तो देखो जैसे अगर वो वीकली टाइम फ्रेम पे अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर क्लोज हो रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ इसमें, तो ज्यादा अच्छा पड़ेगा ना, विथ एग्जांपल समझाऊंगा। तो लेट्स लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पॉलीकैब। अभी मतलब एक रीसेंट एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं। तो देखो ये मतलब जस्ट टू अंडरस्टैंड, आप चलो मैं आप काम करता हूँ ना, रीसेंट नहीं थोड़ा पहले वाला भी बता देता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज आई थिंक दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल। ये देखो ये दीपक फर्टिलाइजर का चार्ट है। दीपक फर्टिलाइजर ने 2017 का ब्रेकआउट 2021 में किया था जनवरी मंथ में, और मुझे याद है क्योंकि वो टाइम पे मैं सूरत में था, और ये मैंने वो टाइम के संडे वाले वीडियो में भी शेयर किया था अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो तो। और ये एक परफेक्ट कप एंड हैंडल ब्रेकआउट था, राइट। और भी मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ कि इसमें रिवर्सल ब्रेकआउट कब हुआ था। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो इसमें रिवर्सल ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था। देखो इसका रिवर्सल ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, बट नाउ लेट्स नॉट फोकस ऑन द रिवर्सल। हम ये बात करते हैं कि ब्रेकआउट, क्वेश्चन क्या है, ब्रेकआउट कंफर्मेशन समझ लेना चाहिए, कब समझना चाहिए। तो देखो अगर मंथली कैंडल ब्रेकआउट पे के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज होता है तो आप लोगों को ब्रेकआउट समझ लेना चाहिए। अगर मंथली कैंडल हुआ या वीकली कैंडल हुआ, कोई भी कैंडल, और ये कैंडल देखो जनरली लोग है ना शेडोज को भी कैंडल कंसिडर करते हैं, पर मैं बोलता हूं कि अगर पूरा बॉडी ऐसा होता है ना तो दैट इज मोर गुड, राइट। इसको मैं किंग कैंडल बोलता हूँ, राइट। तो ये चीज एक आपकी हो गई। एक सेकेंड, देर इज वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू स्विंग ट्रेडिंग, उसका भी मैं एक ले लेता हूँ क्वेश्चन का आंसर। सर स्विंग ट्रेडिंग से रेगुलर कैसे बना सकते हैं? रेगुलर क्या, स्विंग ट्रेडिंग से, आई थिंक ये क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहे हैं कि स्विंग ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम कैसे बना सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो ये सोच के कि भाई हम लोग यहाँ से रेगुलर इनकम बनाएंगे और ये सारी चीजें करेंगे, तो वो एक गलत चीज है, वो आप लोगों को नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं थोड़ा, हाँ ये क्वेश्चन मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाउ मच वेटेज यू गिव टू फंडामेंटल्स वाइल यू सिलेक्ट स्टॉक्स? तो देखो सर, पहले मैं फंडामेंटल्स को ज्यादा वेटेज नहीं देता था बिकॉज मुझे वो आता ही नहीं था, करेक्ट। बट नाउ आई एम लर्निंग अबाउट फंडामेंटल्स। तो जब भी कोई स्टॉक में ब्रेकआउट होता है एंड देर इज अ फंडामेंटल ट्रिगर ऑल्सो, तो मैं उसको ज्यादा वेटेज देता हूँ। और फंडामेंटल ट्रिगर मुझे कैसे पता चलता है, उसमें ऐसा है कि अगर समझो किसी कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लाया है तो हम लोगों को पता चलेगा। जैसे फोर्स मोटर में जब ब्रेकआउट हुआ था तो अर्बेनिया करके उसका जो टेम्पो है, जो बस है, मिनी बस, टेम्पो नहीं बोलना चाहिए, बेसिकली मिनी बस, वो लॉन्च हुआ था, तो दैट इज अ ट्रिगर।
तो ये जैसे वो कार्ड में अगर ब्रेकआउट होगा और वो टाइम पे वो कार्ड को कोई अच्छी दवाई आ गई तो वो एक अच्छा रहता है। अ, ये वाला एक क्वेश्चन लेते हैं। तो ऑब्वियसली नाउ आई कंसीडर, राइट? स्टॉक तो मैं ढूँढ लेता हूँ, स्टॉप लॉस बताओ विजय भाई, मैं स्टॉक में बिल्कुल सही चुनता हूँ, बस स्टॉप लॉस दिक्कत है, लॉस में निकल। तो देखो स्टॉप लॉस के लिए मैंने यही बोला ना, या तो आप स्ट्रक्चर का लो स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या ब्रेकआउट कैंडल का लो लगा सकते हो, या आप परसेंटेज को फॉलो कर सकते हो कि भाई इसका ब्रेकआउट 100 रुपीज पे हुआ है, मैं 5% या 4% नीचे इसमें रहूंगा, उसके नीचे मैं निकल जाऊंगा। ज्यादातर स्ट्रक्चर स्टॉप लॉस अच्छा रहेगा। ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। जिनेश सर के साथ आपने सेक्टर एनालिसिस मेथड में स्विंग ट्रेडिंग के लिए 3 महीने का टाइम देखना चाहिए। हाँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप सेक्टर एनालिसिस 3 महीने का टाइम फ्रेम देखोगे तो चलेगा। करेक्ट। अभी टाइम बहुत ज्यादा, स्टॉप लॉस। हाँ, ये वाला क्वेश्चन एक बार ले लेता हूँ। सर अभी के टाइम में बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली हो गए, बिकॉज अभी मार्केट ही वैसी कंडीशन में है जहां पे मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है। तो मैं आपको वापस से ये चीज दिखाता हूँ। ये देखो, निफ्टी का चार्ट दिखा के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कौन से टाइम पे ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ये देखो, जब मार्केट जब करेक्शन मोड में होता है, ऑब्वियसली तब ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होगे, और जब मार्केट टाइम करेक्शन में होता है तब स्टॉप लॉस ज्यादा हिट होगे। बट जब मार्केट रैली करता है ना, जब मार्केट रैली मोड में होता है, तब हमारे सबसे कम स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो ये साइकिल्स तो रहता ही है। बट हमारा काम ये है एज अ ट्रेडर कि जब मार्केट खराब साइकिल में है तब हमारे स्टॉप लॉस हिट हो तो हमारा लॉस कम होना चाहिए, और जब मार्केट अच्छे साइकिल में है तब हमारा प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। ओके। ओके, ये क्वेश्चन एक ले लेते हैं। सेम मेथड हम डेली टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं, सिमिलर ट्रेडिंग स्टाइल। अच्छा, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। ओके। हाँ जी भाई, आपका क्वेश्चन भी ले लोगे। यहाँ पे ये लिखा है सर ने, क्वेश्चन क्या है? सर, हाउ टू कंट्रोल माइंड नॉट टू बी इन स्टॉक पोजिशन इन ऑल अदर मेथड, प्लीज हेल्प। तो देखो भाई, आपको माइंड कंट्रोल करने का तो आपका एक्सपीरियंस से ही आएगा, राइट? मतलब ये मैं आपको सिखा नहीं सकता, ये लो मेरे दिमाग में से मेरा माइंडसेट आपके दिमाग में नहीं डाल सकता। वो आपको एक्सपीरियंस से आएगा। और जब अपने अपनी मेथड में आप कॉन्फिडेंटली हो जाओगे ना, कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो ऑटोमेटिकली माइंडसेट बनता जाएगा। ओके। ये क्वेश्चन एक अच्छा है, उसको भी ले लेते हैं। हाउ टू डू पोजीशन साइजिंग व्हेन टू ऐड मोर, ये क्वेश्चन का आंसर मैं चार्ट दिखा के आपको करता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वेदांता का, मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। तो ये वेदांता का चार्ट है। हमारी वेदांता में पहली एंट्री बन सकती है यहाँ पे, जब वो अपना ब्रेकआउट करता है। अभी आपको वीकली टाइम फ्रेम पे जाना है, और जब वो अपना प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है, जैसे यहाँ पे 769, तो आप आपकी दूसरी एंट्री 769 के ऊपर ऐड कर सकते हो, मतलब आप पिरामिड कर सकते हो। और यहाँ पे स्टॉप लॉस आप ये सिचुएशन के हिसाब से ही रखना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका स्विंग लो ये है, तो आप इसको ये स्टॉप लॉस रख सकते हो, पर मेन पोजीशन का स्टॉप लॉस हमारा अलग रहेगा, ये वाली पिरामिड वाली पोजीशन का हमारा स्टॉप लॉस अलग रहेगा। आपको पता है स्टॉक मार्केट में अगर आप ये सीख लो ना, ये डाउ थियरी, उसके अलावा आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, फिर खाली प्राइस एक्शन समझना है, वॉल्यूम एनालिसिस समझना है, राइट? ये भाई का क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। हेलो सर, आई स्टडीज निकोलास दारवास वेस्टिंग वॉल्यूम मेल, अच्छा, मार्क विनी एंड डेन जांगर, आई रीड ऑल बुक, आई सॉ 100 चार्ट एवरी डे, आई सॉ प्राइस एंड वॉल्यूम ओनली वन इंडिकेटर इज। ओके, अच्छी बात है सर, अगर आप ये कर रहे हो तो कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन, हाँ चलो मैं ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। कैन यू एक्सप्लेन मेन डिफरेंस बिटवीन स्विंग ट्रेडिंग एंड मल्टी ईयर ब्रेकआउट? अरे सर, ये तो बहुत सिंपल है। स्विंग ट्रेडिंग जो होता है ना, वो हम डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे उसका स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करते हैं। और उसमें हमारा टारगेट हो सकता है भाई 7%, 8%, हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है 2%, 3%, 4% मैक्सिमम। और उसका जो होल्डिंग पीरियड होता है वो हो सकता है
2 दिन से लेके 1 हफ्ता या मैक्स टू मैक्स 15 दिन। बट जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट मेथड होता है, जो मैं फॉलो करता हूँ, पहली बात तो वो हम फॉलो करते हैं वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम पे। उसका हमारा स्टॉप लॉस होता है 5% से लेके 15-20% तक का भी। उसका जो हमारा टारगेट एक्सपेक्टेशन होता है वो होता है 50%, 40%, समटाइम तो 70% भी होता है। और उसमें जो हम लोग स्टॉक को होल्ड करते हैं, वो टाइम होता है समटाइम 3 महीना, समटाइम 4 महीना, मैक्सिमम 1 साल। तो आई होप अभी आप ये चीज को अच्छी तरीके से समझ जाओगे। ओके, अभी ये क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आई हैव अ ओवरड्राफ्ट ऑफ 20 lakh आई एम यूजिंग टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट, मोस्ट ऑफ बिग इन्वेस्टर यूज द। देखो, आप ये कर रहे हो दैट इज रिस्की। अगर आपको ये पता है, आपके पास एक बहुत अच्छी मेथड है और आप इसको मैनेज कर सकते हो तो दैट्स गुड। बट बहुत सारे लोग ये जो लिवरेज यूज करने की वजह से कभी कभी फंसते भी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा ध्यान रखना, उतना ज्यादा लिवरेज मत ले लेना जो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। ओके, अभी एक क्वेश्चन देखो, व्हेन टू यूज लिवरेज। जब मार्केट ब्रेकआउट करता है, जैसे अभी निफ्टी 15 महीने से 18 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है, जब मार्केट में ब्रेकआउट आएगा, मार्केट में एक बुल रन आएगा, तब यूज करो लिवरेज। दैट इज द बेस्ट टाइम टू यूज लिवरेज। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बट हम सारे क्वेश्चन नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ द टाइम। आई होप आप लोगों को ये सेशन में मजा आया होगा। ओके, एक ये लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। किसी ने लिखा था कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर योर एडवाइजरी सर्विस, ये वाला। तो देखो, ऐसा जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं आपको एडवाइजरी सर्विस बेच रहा हूं ना, तो उसमें ये नहीं है कि भाई इतना कैपिटल होना चाहिए। बट अगर आप फिर भी मेरे से ये क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपको बोलूंगा कि एटलीस्ट आपके पास 5 लाख रुपया तो कैपिटल होना चाहिए ना, जिसका आप वो एडवाइजरी सर्विस को प्रॉपर यूज कर सको। राइट, वैसे उसका कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं होता है। करेक्ट। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। एक भाई ने पीछे, आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन करते हो। हाँ, मैं फ्यूचर्स और ऑप्शन करता हूँ बट बहुत कम, बहुत कम, वो इतना ज्यादा नहीं करता हूँ। ओके, मोस्टली मैंने जो आपको बताया है वही सारी चीजें हैं, मल्टी ईयर ब्रेकआउट, 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई, आई एंजॉय दैट थिंग। ओके, तो आप सब लोगों को भाई थैंक यू आज का हमारा लाइव सेशन ज्वाइन करने के लिए। एंड जो मैंने आपको रिक्वेस्ट किया है, अगर आपसे हो सके तो प्लीज आप ट्विटर पे जाके हमारे ये सेशन के बारे में आपका रिव्यू दीजिए। और आपको एक रिक्वेस्ट है, आपको रिव्यू तो देना ही है, कैसा लगा या कैसा नहीं लगा। अगर आपको मेरा कोर्स खरीदना है तो आप यहाँ पे gurukul.defineage.com में जाके मेरा कोर्स खरीद सकते हो, विच इज ऑन मल्टी ईयर ब्रेकआउट। यहाँ पे मैं स्विंग ट्रेडिंग का भी कोर्स लेके आऊंगा आने वाले टाइम में। और अगर आपको हमारा कोर्स नहीं खरीदना है और आपको हमारी एडवाइजरी सर्विस खरीदनी है, तो आप यहाँ पे जाके हमारी एडवाइजरी सर्विस भी खरीद सकते हो। बट मैं आपको एक चीज खाली बोलूंगा कि आप हमारी एडवाइजरी सर्विस खरीदो या हमारा कोर्स खरीदो, बट दोनों खरीदने के पहले अच्छे से सोच लेना और अच्छे से डिसाइड कर लेना और उसके बाद ही खरीदना। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप हमारे ऑफिस में कॉल कर सकते हो और आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। एंड आप सब लोगों को थैंक यू यार, थैंक यू। मेरे पास और कुछ बोलने के लिए है नहीं। एंड सेम जो लिंक है वही आपका रिकॉर्डिंग है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हो। आई होप आज का जो सेशन है आप लोगों को फ्रूटफुल लगा होगा, मजा आया होगा। एंड इस तरीके से ही काम करना चाहिए हम लोगों को अच्छे तरीके से। बस और कुछ है नहीं मेरे पास बोलने के लिए। सिर्फ एक रिक्वेस्ट अगेन मैं आप लोगों से करूंगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा है ना, ट्विटर पे जाइए, मुझे टैग करिए और वहां पे मुझे बताइए, आपका फीडबैक बताइए, है ना। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू आप सब लोगों को। एंड बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। ओके, थैंक यू। बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं नहीं ले पाऊंगा मैं इतने सारे क्वेश्चन, बट जो भी था वो अच्छा था, मजा आया। चलो, थैंक यू एंड बाय बाय।